हेलो हेलो हेलो, मेरा नाम है खुशी। वेलकम 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 टू द चैनल ऑफ इजी लर्निंग सीनियर्स। आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर, दैट इज रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर प्लांट्स, दैट टू इन जस्ट वन शॉट। यस, वी विल कवर दिस एंटायर चैप्टर इन वन शॉट। सो अगले 1.5 से 2 घंटों में हम शायद ये चैप्टर फिनिश कर रहे होंगे। ठीक है, थोड़ा मैं अपने बारे में बता देती हूँ। मेरा नाम खुशी दुबे है and I've been teaching easy learning from past 3+ years to class 11th and 12th, and I'm pursuing my MSc in biotechnology from IIT Bombay. And after my bachelor's I had given many exams for masters ka entrance, and I got all India rank 79 in IIT JAM, all India rank 116 in GATE, and I also received offer letters from many universities. One of them was IIC Bangalore for pursuing my higher studies. ठीक है, तो पढ़ाना मुझे पसंद है एंड लाइव क्लास में मैं यूजुअली पढ़ाती हूँ। मतलब अब तक तो हैव बीन टीचिंग इन लाइव क्लासेस ओनली ऑन द ऐप। तो यू कैन ऑल्सो ज्वाइन द ऐप। अगर आपको और ज़्यादा बेटर वे में गाइडेंस चाहिए तो लाइव क्लासेस विल बी द बेस्ट, बिकॉज हम लोग स्टूडेंट्स को ऑब्वियसली लाइव गाइड करते हैं। साथ में वी हैव आवर नंबर्स ऑन द IVR, तो आप कोई भी टीचर को कभी भी कॉल कर सकते हो। तो ईजी लर्निंग ऐप के अभी 100K+ डाउनलोड्स है। दे हैव 4.7 plus ratings on the Play Store. So you can download the app. There are also many free material available. So if you just want to download and see, आप अभी डाउनलोड करके देख सकते हो कि क्या क्या फ्री चीजें अवेलेबल है ऐप पे, राइट। क्लास 12th के लिए अगेन लाइव क्लासेस के लिए यू कैन ज्वाइन द परिश्रम बैच विच इज ऑन गोइंग। ये बैच ज्वाइन कर सकते हो, अभी भी ज्यादा टाइम नहीं बीता है जब से हमने शुरू किया है। आप यू कैन ज्वाइन नाउ एंड यू कैन कैच अप। ठीक है, in our class 12th का बैच वी हैव लाइव क्लासेस, वी हैव पर्सनल मेंटरशिप। तो हमारे सबके नंबर्स आर शेयर्ड विद द स्टूडेंट्स। तो आप डायरेक्टली कॉल करके कुछ भी डाउट पूछ सकते हो रिगार्डिंग स्टडीज, नॉन एकेडमिक, एकेडमिक, कुछ भी डाउट पूछ सकते हो। यू ऑल्सो गेट खजाना विच इज द ओल्ड लेक्चर्स, जो पिछले साल हमने पढ़ा चुके हैं उनके लेक्चर्स भी आपको अवेलेबल रहेंगे। तो कोई ऐसा चैप्टर है जो शायद आपके एग्जाम में आने वाला है, आपने नहीं करा है या अभी चल नहीं रहा है ऐप के ऊपर, तो यू कैन जस्ट वॉच द रिकॉर्डेड ऑफ लास्ट ईयर्स, है ना। ये प्रॉब्लम आती है बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ। देन टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, यू कैन गिव टेस्ट, यू कैन हैव द एक्सेस ऑफ द अपकमिंग बैचेस। तो इसके बाद सर बहुत सारे एड ऑन्स हम डालते हैं, तो एड ऑन्स आप ले सकते हो, वो बैचेस भी आपको मिलेंगे। एंड देन एग्जाम से पहले हम सब आपका लाइव रिविजन भी कराते हैं, तो वो भी आपको अवेलेबल रहेगा ऑन द ऐप, राइट। नेक्स्ट चीज इज डाउट सॉल्विंग। सो डाउट्स एक ऐसा इशू है जो ऑनलाइन क्लासेस में बहुत आता है, डाउट कैसे क्लियर होगा, है ना। तो सबसे पहले लाइव क्लासेस तो होते ही हैं, उसके साथ साथ यू विल गेट द AI दोस्त का फीचर ऑन द ऐप। आप उनसे डाउट पूछ सकते हो ऑन द चैट बॉक्स। अगर डाउट नहीं क्लियर होता उसके बाद भी कॉल कर सकते हो टीचर को। उसके बाद भी अगर डाउट में कुछ भी ऐसा रह जाता है तो हमारे पास डाउट क्लियरिंग सेशंस हम रखते हैं आफ्टर द चैप्टर एंड्स। तो उसमें आप अपने डाउट्स डायरेक्टली वीडियो कॉल पे पूछ सकते हो। यू कैन टर्न ऑन योर वीडियो, यू कैन आस्क योर डाउट्स। ठीक है, सो इतने सारे लेयर्स में आपके डाउट क्लियर होते हैं, तो ऐसा होगा ही नहीं कि आपको डाउट आया और वो क्लियर नहीं हो पाया। ठीक है, तो दिस इज अ फीचर। सेकेंडली वी ऑल्सो टेक क्वेश्चंस, लाइक टेस्ट पे क्वेश्चंस होते हैं। दिस इज ऑब्जेक्टिव टेस्ट, दिस इज अ सब्जेक्टिव टेस्ट। तो टॉपिक टेस्ट होंगे ऑफ अ पर्टिकुलर चैप्टर, एंड देन उसका ऑब्जेक्टिव टेस्ट भी होगा। एंड देन क्लास के अंदर ही हम पोल भी कराते हैं, जिसके बाद लीडर बोर्ड आता है। ठीक है, टेस्ट में भी आपके लीडर बोर्ड आते हैं। ओके, इसके अलावा अगर आपको और कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए होगी रिगार्डिंग द ऐप, यू कैन, और रिगार्डिंग द बैच, यू कैन जस्ट कॉल ऑन द इंक्वायरी नंबर गिवन, ओके, फॉर फर्दर काउंसलिंग। ठीक है, तो आप शुरू करते हैं चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर प्लांट्स। तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है व्हाट इज रिप्रोडक्शन, है ना। सबसे पहले क्वेश्चन आता है व्हाट इज रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन के बारे में आपने थोड़ा बहुत पढ़ रखा है 10th स्टैंडर्ड में। ठीक है, रिप्रोडक्शन एक ऐसा फीचर है विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट एक एनिमल को उसका स्पीशीज बढ़ाने के लिए। ठीक है, अगर आप कभी कभी सोचते होगे ना व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ, बहुत बार ऐसे आता है दिमाग में, इंसान क्यों है, हम क्यों है, इतना पढ़ना क्यों पड़ रहा है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाइफ, व्हाट इज लाइफ। तो डार्विन ने तो यही कहा है कि लाइफ तभी आपकी मीनिंगफुल है अगर आप रिप्रोड्यूस करके बच्चे पैदा करते हो और आपकी लिनेज आगे बढ़ती है, आप अपनी स्पीशीज आगे बढ़ाते हो।
तो ही इस नेचर के हिसाब से, जो नेचर में अभी हम रहते हैं, तो ही आप एक अच्छी स्पीशीज माने जाओगे, एक फिट स्पीशीज माने जाओगे अगर आप बच्चे पैदा कर रहे हो, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन एक ऐसा फीचर है जिससे आप अपने यंग वंस को जनरेट करते हो जो अपने पेरेंट्स जैसे ही दिखते हैं, या तो थोड़े बहुत मिक्स दिखते होंगे जो कि ह्यूमंस के अंदर होता है। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, थोड़ा बहुत तो सुना होगा आपने, उसमें एकदम ही सेम टू सेम पेरेंट जैसा बच्चा दिखता है, ठीक है। इससे होता क्या है, स्पीशीज कंटिन्यूड रहता है, ये तो मैंने कहा ही। जो स्पीशीज होती है, एक स्पीशीज जैसे हमारी स्पीशीज है होमोसेपियंस की, ये होमोसेपियंस की स्पीशीज बढ़ती रहनी चाहिए, आगे तक रहनी चाहिए, ठीक है, इवॉल्व करनी चाहिए। तो एक स्पीशीज की कंटिन्यूटी मेंटेन रहती है, साथ ही साथ लाइफ जो है वो भी कंटिन्यू रहती है, ठीक है। तो बायोलॉजिकल कंटिन्यूटी जो होती है एक इकोसिस्टम की, वो भी बनी रहती है, राइट। तो अब हर एक ऑर्गेनिज्म का अपना एक वे होता है रिप्रोडक्शन का। रिप्रोडक्शन हम जनरली दो टाइप का देखते हैं। रिप्रोडक्शन हम जनरली दो टाइप का देखते हैं, एक है एसेक्सुअल और एक है सेक्सुअल, है ना। ये सब तो हमने थोड़ा बहुत पढ़ रखा है। एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सही बात है। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के डिफरेंसेस क्या है, व्हाट आर द मेन डिफरेंसेस बिटवीन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो पहला तो सबसे मेन फीचर है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर गैमीट्स का फ्यूजन नहीं होता है। देयर आर नो गैमीट्स, नो मेल गैमीट, नो फीमेल गैमीट, तो यहाँ पे कोई फ्यूजन नहीं हो रहा, ठीक है। देयर आर गैमीट्स बट देयर इज नो फ्यूजन ऑफ गैमीट्स, ठीक है। गैमीट का यहाँ पे फ्यूजन नहीं होता, तो देयर इज नो फ्यूजन ऑफ गैमीट्स। कंपैटिबल मतलब होता है एक दूसरे के लिए सूटेबल, इज कंपैटिबल। जैसे आप अगर पार्टनर ढूंढने जाते हो तो यू वांट अ कंपैटिबल पार्टनर ना, ऐसा नहीं है कि आपको बाहर घूमना पसंद है, आपके पार्टनर को घूमना नहीं पसंद है, तो आप नॉन कंपैटिबल हो जाओगे, है ना। तो डिसाइड कैसे करना है कि बाहर जाना है नहीं जाना, तो यू नीड अ कंपैटिबल गैमीट। स्पीशीज में भी यू नीड अ कंपैटिबल गैमीट, ताकि दोनों फ्यूज करके जो बच्चा बनाए वो ऐसा आड़ा टेढ़ा नहीं बने, प्रॉपर बच्चा बने, राइट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जो फ्यूजन ऑफ गैमीट होता है वो होता है, ठीक है। तो देयर आर हैप्लॉइड गैमीट्स, हैप्लॉइड मतलब जिसकी प्लॉइडी एन होती है, सो देयर इज प्लॉइडी। प्लॉइडी के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया होगा, देयर इज 2n एंड n, है ना। तो हैप्लॉइड मतलब n, तो n फीमेल होता है, n मेल होता है, मेल फीमेल ये दोनों मिलके एक 2n का जाइगोट बनाते हैं, दोनों मिलके 2n का जाइगोट बनाते हैं, ये होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मोटा मोटी, ठीक है। पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट, अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिर्फ एक पेरेंट होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर दो पेरेंट होते हैं, सो देयर आर टू पेरेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जेनेटिक आइडेंटिटी, इसका मतलब क्या हो गया, जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें जो प्रोजनी है, यानी जो ऑफ स्प्रिंग है, यानी जो बच्चा है, वो एकदम सेम टू सेम दिखेगा अपने मम्मी जैसे, मम्मी कह लो, पापा कह लो, पेरेंट कह लो, अपने पेरेंट जैसे ही सेम टू सेम दिखेगा, तो उसको हम कहते हैं द ऑफस्प्रिंग विल बी अ क्लोन ऑफ देयर पेरेंट, राइट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो प्रोजनी है वो जेनेटिकली डिसिमिलर होगा, बिकॉज इसमें वेरिएशंस आएंगे। अब आप गैस कर सकते हो ये वेरिएशंस क्यों आते हैं, गैस करो, बताओ। तुम लोग ने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा है वेरिएशंस कैसे आते हैं, क्रॉसिंग ओवर से आते हैं, तो ये वेरिएशंस आते कैसे, ठीक है, ये मुझे तुम लोग बताओगे कमेंट सेक्शन में। वैसे तुम आगे पढ़ोगे बट ये मुझे बताओ किस वजह से आते हैं। तो मैं तुम्हें हिंट दे दूं, देयर इज माइटोसिस, देयर इज मियोसिस, नाउ यू से मी कि ये वेरिएशंस किस वजह से आते हैं, व्हाई वी हैव दीज वेरिएशंस इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। अब इवोल्यूशनरी वैल्यू, अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जो बच्चा है, क्योंकि वो जेनेटिकली एकदम सेम है अपने पेरेंट से, तो इवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव से क्या करता है, वो एक जेनेटिक अपने जीन को स्टेबल रखता है, तो उसकी जीन हर एक जनरेशन में सेम रहती है। हालांकि जब आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखते हो तो बिकॉज देयर आर वेरिएशंस, वेरिएशन हेल्प करते हैं एवोल्यूशन में। जितने ज्यादा वेरिएशंस होंगे उतना ज्यादा एवोल्यूशनरी वो जो एनिमल है वो अडेप्ट करेगा, उतना ज्यादा इवॉल्व करेगा। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन ज्यादा आते हैं, ड्यू टू व्हाट, वो तो आप लोग मुझे बताओगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन ज्यादा आते हैं, एंड ये जो वेरिएशंस है ये हेल्प करते हैं इवोल्यूशन में, ये वेरिएशंस हेल्प करते हैं एवोल्यूशन में, ठीक है। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बिफोर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, देखो आप लोग खुश हो गए कि आज हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे, बट बिफोर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन थोड़ा सा एसेक्सुअल आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है।
तो वी हैव एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता क्या है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पहले बात तो जो बच्चा आता है वो सेम टू सेम अपने पेरेंट के जैसा होता है। पेरेंट सिंगल होते हैं, ठीक है, पेरेंट सिंगल होते हैं। प्रोजेनी विल इनहेरिट द एग्जैक्ट जीन्स एंड द जेनेटिक ब्लूप्रिंट ऑफ द पेरेंट, ठीक है, एकदम सेम पेरेंट जैसा दिखेगा, ठीक है। क्लोन का मतलब क्या होता है? जैसे हम बोलते हैं ना क्लोन, डॉली द शीप आपने अगर सुना होगा, नहीं सुना होगा तो एक बार गूगल कर लेना। डॉली द शीप इज अ क्लोन, जो सबसे पहला क्लोन बनाया गया था, मतलब एनिमल में क्लोन सबसे पहले बनाया गया था। क्लोन का मतलब क्या होता है? जो देखने में, मॉर्फोलॉजिकली देखने में और जेनेटिकली जीन वाइज भी उसका डीएनए भी एकदम सेम तरीके से हो किसी भी इंडिविजुअल के, ठीक है। तो यहाँ पे वही चीज होती है कि क्लोन बन जाता है, राइट। यहाँ पे जो ऑर्गेनिजम्स है वो चूज करते हैं एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करना। तो कुछ कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं, स्पेशली प्लांट्स होते हैं, कुछ कुछ लोअर एनिमल्स भी होते हैं जो दोनों करते हैं, एसेक्सुअल भी कर सकते हैं और सेक्सुअल भी कर सकते हैं, बट वो चूज करते हैं कि वो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेंगे। क्यों करते हैं? कभी कभी पार्टनर अवेलेबिलिटी नहीं होती, उनको जनरेशन आगे बढ़ाना है, देयरफॉर दे विल गो फॉर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, तो देयर आर सम ऑर्गेनिजम्स लाइक दिस, ठीक है। यहाँ पे आपको देखो क्लोन दिख रहा होगा, ये टिश्यू कल्चर है। ऐसे हम टिश्यू कल्चर करते हैं और क्लोन्स बनाते हैं। दिस इज टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर करना का क्या मतलब होता है कि आप एक प्लांट से उसका पत्ती निकाल लो और उसको सही न्यूट्रिएंट दो, उसको सही एनवायरनमेंट दो, तो वहां पे एक नया प्लांट आ जाएगा। तो वो सेम टू सेम दिखेगा पहले वाले प्लांट को, उसको हम टिश्यू कल्चर कहते हैं, ठीक है। पत्ती निकाल सकते हो, रूट निकाल सकते हो, बड निकाल सकते हो, एनीथिंग विल वर्क, ओके। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अब कौन से मोड से होता है? तो सबसे पहला मोड है फ्रेगमेंटेशन। इसमें क्या होता है, एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ले लो, जैसे यहाँ पे मैं एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बनाती हूँ, स्पाइरोगायरा। दिस इज अ स्पाइरोगायरा, दिस इज अ स्पाइरोगायरा। ये स्पाइरोगायरा के अंदर के सेल्स हैं, ये स्पाइरोगायरा है। और कोई भी रीजन की वजह से हो सकता है कि ये जो स्पाइरोगायरा है ये फ्रेगमेंट्स में टूट जाए। तो ये टिक 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 यहाँ से टूट गया, टिक 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 यहाँ से टूट गया, तो इसके 3 फ्रेगमेंट बन गए, 1 2 3, 3 फ्रेगमेंट बन जाएंगे, ऐसे 3 फ्रेगमेंट बन जाएंगे। अब ये 3 फ्रेगमेंट अपना एक अलग स्पाइरोगायरा बना लेंगे, ऐसा चक 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 चक। यहाँ पे इनका अलग स्पाइरोगायरा बन गया, चक चक, अलग स्पाइरोगायरा। तो यहाँ पे इनका एक पूरा अलग अलग स्पाइरोगायरा बन गया, तो 1 से 3 बन गए। तो the each fragment will grow independently into a new individual. ये किसमें होता है? Spirogyra is an example, and this mode of reproduction is called as fragmentation. This mode of reproduction is called as fragmentation. Correct? The second mode of reproduction is budding. Budding is a very common method जो yeast के अंदर होता है। Budding में क्या होता है, अगर ये एक yeast है, ग्रीन कलर का बनाऊं, व्हाइट कलर का बनाते हैं, ये एक yeast है, एंड इस यीस्ट से छोटा सा पहले बड निकलेगा, फिर ये बड थोड़ा और बड़ा होगा, और अब ये 2 यीस्ट बन गए, सिंपल, ठीक है। ये ऐसे हुआ, फिर ऐसे हुआ, फिर ये 2 बन गए, है ना। इसको हम कहते हैं, तुमको मेरे पीछे का दिख नहीं रहा क्या? ठीक है, दिख रहा होगा, 2 यीस्ट है मेरे पीछे, है ना। तो इसको हम कहते हैं, रुक जाओ थोड़ा ऊपर ले लेती हूँ मैं इसे, इसको हम कहते हैं बडिंग। इसको क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड एज बडिंग, जहां पे छोटा सा बड बाहर निकलेगा और वहां से आपको 2 अलग अलग यीस्ट मिल जाएंगे, ठीक है। दिस इज बडिंग। और यहाँ पे बड सेपरेट करते हैं और एक नया इंडिविजुअल बनाते हैं, ठीक है। ये तभी होता है जब फेवरेबल कंडीशंस हो। व्हाट इज फेवरेबल कंडीशन? खाना हो प्रेजेंट एनवायरनमेंट में, टेम्परेचर बराबर हो, पीएच बराबर हो, क्या कहते हैं, बहुत ज्यादा नमक नहीं हो, है ना। एनवायरनमेंट में ऐसा नहीं हो कि बहुत सॉल्टी एनवायरनमेंट है तो भी नहीं होगा, ठीक है। एक फेवरेबल कंडीशन होना चाहिए, फेवरेबल टेम्परेचर होना चाहिए यीस्ट के लिए, तब वो बडिंग परफॉर्म करता है, ठीक है, तभी वो बडिंग परफॉर्म करता है, राइट। नेक्स्ट मेथड इज स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन में क्या होता है, एक जो स्पोरेंजिया के अंदर एक काफी देखा जाता है। इसमें होता क्या है, एक स्पोरेंजियम होता है बड़ा सा, ठीक है, इसके अंदर बहुत सारे छोटे 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 स्पोर्स होते हैं, और ये स्पोर ऐसे फुट के जहां भी ये गिरेंगे, जहां भी इनको एक सबस्ट्रैटम मिलेगा, एक क्या कहते हैं उसे, एक सब्सटेंस मिलेगा जिसके ऊपर ये ग्रो कर सकते हैं, वहां ये ग्रो करेंगे। तो ये मोटाइल होते हैं, ये जहां वहां जा सकते हैं। दीज आर मोटाइल। मोटाइल मतलब दे कैन मूव हियर एंड देयर बिकॉज दे आर फ्लैजिलेटेड, दे हैव अ फ्लैजिला,
तो दे हैव अ फ्लैजिला, दे कैन मूव एंड दे कैन देन ग्रो इनटू अ न्यू इंडिविजुअल। ठीक है। बाइनरी फिजन तो बहुत कॉमन है। बाइनरी फिजन होता है जिसमें एक एनिमल दो पार्ट में टूट जाता है, वेरी सिंपल, बीच में से एकदम टूटता है दो अलग अलग पार्ट में। बाइनरी फिजन ट्रांसवर्स हो सकता है, जो कि यहां दिखाया गया है, जो कि ऐसे ऐसे हो रहा है, या बाइनरी फिजन लॉन्गिट्यूडनल हो सकता है। लॉन्गिट्यूडनल मतलब बीच में से कटना, यूग्लिना में होता है वो, अभी आपको है नहीं तो छोड़ दो। तो ऐसा जरूरी नहीं कि ऐसे ही कटे, ऐसे भी कट सकता है, ऐसे भी कट सकता है, डिपेंड करता है एनिमल की बॉडी कैसी है उसके ऊपर। बाइनरी फिजन कैन बी ऑफ डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स, राइट। देन वी हैव कुनीडिया। कुनीडिया क्या होता है? ये देखो, ये कुनीडिया है। कुनीडिया क्या होता है? अगर यहाँ पे एक हाइफे है, इसके ऊपर हाइफे बेसिकली रूट जैसा होता है, बट बहुत छोटा, बहुत पतला, आप देख नहीं सकते हो, ठीक है, रूट जैसा होता है, उसके अंदर से प्लांट निकल रहा है, ये इसके कुनीडियो फोर्स है जो कुनीडिया होल्ड करके रखे हैं, एंड दीज आर द कुनीडिया। कुनीडिया मतलब स्पोर्स, ये जहां भी गिरेंगे वहां नया हाइफे जन्म लेगा, तो वहां हो जाएगा जर्मिनेशन। तो जहां भी ये कुनीडिया गिरे, फेवरेबल एनवायरनमेंट मिला, वहां नए नए क्या कहते हैं, नया प्लांट पैदा हो जाएगा। ये कहा किस में होता है? ये जनरली फंगस में होता है। ये वाला जो मेथड है ये जनरली फंगाई में होता है, या फंजी कहते हो आप, या फंगस कहते हो आप, उसमें होता है। तो ये जो स्पोर्स होते हैं ये नॉन मोटाइल होते हैं। तो दैट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन स्पोर फॉर्मेशन एंड कोनिडिया फॉर्मेशन। यहाँ पे जो स्पोर्स होंगे दे विल बी नॉन मोटाइल, ठीक है। किसमें होता है? ये पेनिसिलियम नाम का फंगस है, काफी फेमस है ना, एंटीबायोटिक बनी थी इसकी पहले, अगर आपको याद होगी तो 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने डिस्कवर करी थी एंटीबायोटिक, है ना। तो फंगस इज एन एग्जाम्पल, राइट। द लास्ट मेथड इज द जिम्यूल फॉर्मेशन। जिम्यूल फॉर्मेशन के अंदर क्या होता है? जो स्पंजेस है, ये आपने पढ़ा होगा शायद क्लास 11th में। इसमें होता क्या है, जो पॉरीफेरेंस होते हैं, पॉरीफेरेंस अपने आसपास बड्स बनाते हैं, छोटे छोटे बड्स बनाते हैं, और फेवरेबल एनवायरनमेंट में ये बड्स बाहर की तरफ निकल के फूट के बेसिकली नया पॉरीफेरन बना लेते हैं। तो ये पॉरीफेरा की बॉडी है, एंड ये जो इसके अंदर आपको दिख रहा है छोटे 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 बड्स जो गोल 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 है, दीज आर जिम्यूल्स। तो इनको हम जिम्यूल्स कहते हैं। दीज आर इंटरनल बड्स। डिफरेंस बिटवीन बड फॉर्मेशन एंड जिम्यूल फॉर्मेशन, बड फॉर्मेशन में क्या हो रहा था, बडिंग इन यीस्ट में बड्स बाहर बन रहे थे। जिम्यूल में जो बड्स होते हैं वो अंदर ही बनते हैं, बॉडी के इंटरनली बनते हैं। फिर जब भी फेवरेबल कंडीशंस आती है ये बड्स बाहर निकलते हैं एंड वहां पे नया पॉरीफेरा ग्रो हो जाता है, सिंपल। तो दिस इज ऑल अबाउट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब एक मेथड है जो जिसको हम कहते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन काफी कॉमन है, काफी परफॉर्म करा जाता है इसको नॉर्मल लाइफ के अंदर। इसमें होता क्या है, जो प्लांट्स के हम कुछ कुछ वेजिटेटिव ऑर्गन्स निकालते हैं, जैसे रूट हो गया, स्टेम हो गया, लीफ हो गया, और इसको हम ग्रो करने के लिए लगा लेते थे, मतलब सॉइल में लगा देते हैं, वहां से एक नया प्लांट ग्रो हो जाता है। बहुत कॉमन है ये, पोटैटो के साथ किया जाता है। पोटैटो से एक नया पोटैटो का प्लांट उग सकता है, सीधा सीधा पोटैटो से ही, ठीक है। पोटैटो की रूट से, जो स्वीट पोटैटो की रूट होती है, उससे नया स्वीट पोटैटो उग सकता है। ब्रायोफिलम की लीफ से नया ब्रायोफिलम उग सकता है। जिंजर से सीधा एक जिंजर उग सकता है। जो जिंजर आप खाते हो दैट इज बेसिकली द स्टेम ऑफ द प्लांट, वहां से एक नया प्लांट उग सकता है जिंजर का, ठीक है। तो ये सारे नेचुरल मेथड्स होते हैं ऑफ रिप्रोडक्शन, ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन, जो हम करते आए हैं, हम नहीं, फार्मर्स करते आए हैं अभी तक टू ग्रो प्लांट्स। बट इसके अलावा आर्टिफिशियल मेथड्स भी होते हैं, जिसको मैंने आपको पहले बताया था, टिश्यू कल्चर। दिस इज आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। देखो, जरूरी नहीं है सब प्लांट के सब पार्ट से कुछ ना कुछ बने, बट अगर आप उसको एक अच्छा एनवायरनमेंट देते हो, प्रॉपर एनवायरनमेंट देते हो, प्रॉपर सनलाइट देते हो। हमारे यहाँ बहुत सारी लैब्स है, मतलब मेरे यहाँ जो लैब्स है आईआईटी बॉम्बे में, वहां कुछ कुछ लैब्स है जो टिश्यू कल्चर परफॉर्म करते हैं ऑन अ डेली बेसिस। सो दे हैव सो मेनी प्लांट्स इन द लेबोरेटरी, छोटे छोटे टेस्ट ट्यूब्स के अंदर छोटे छोटे प्लांट्स है, ठीक है। तो ये एक आर्टिफिशियल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है, आर्टिफिशियल मोड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है, जहां पे आप प्लांट के छोटे छोटे पार्ट्स निकालते हो, उसको टेस्ट ट्यूब के अंदर डालते हो, टेस्ट ट्यूब में एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करते हो, प्रॉपर सॉइल देके, प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स देके, प्रॉपर पीएच देके, पीएच समझता है ना, एसिडिक हो, बेसिक हो, न्यूट्रल हो वो, एंड देन दे विल आल्सो ऐड सम एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स इनटू इट एंड देन दे विल ग्रो द प्लांट, ठीक है। सनलाइट भी प्रॉपरली दी जाती है, तो फोटो पीरियड देखा जाता है। फोटो पीरियड समझता है, दिन कब होनी है, रात कब होनी है, वो सब कुछ मेंटेन करके
they will make a new plant. ठीक है, that is a very nice feature used by scientists nowadays to make plants. Okay. नेक्स्ट मेथड इज द आर्टिफिशियल मेथड. अब ये आर्टिफिशियल मेथड अपार्ट फ्रॉम टिश्यू कल्चर कुछ मेथड्स होते हैं कटिंग के, जहां पे आप प्लांट को कट करोगे और वहां पे एक नया दूसरे प्लांट का स्टेम डाल दोगे. तो स्टॉक किसी और प्लांट का होगा, वहां पे आप दूसरे प्लांट का स्टेम डाल देते हो. तो स्टेम कट करके कर सकते हो. तो कट करके ग्राफ्ट करना मतलब कट करके दूसरा प्लांट को चिपका देना. तो ऐसे यहाँ पे प्लांट को कट किया जाएगा, दूसरे प्लांट को इसके अंदर डाल के आप उसको स्टिक कर दोगे. दैट इज कॉल्ड एज ग्राफ्टिंग. ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज ग्राफ्टिंग. तो ये जो ऊपर वाला प्लांट है इसको हम सायन कहते हैं. सायन मतलब एक ऐसा स्टेम जिसके अंदर एक से ज्यादा बड्स हैं. तो ये जो प्लांट है इसके अंदर एक से ज्यादा बड्स उग रहे हैं. यहां से हमको एक नया प्लांट मिलेगा, एक नया बड़ा प्लांट मिलेगा. ठीक है, तो कभी कभी पूरा स्टेम को भी ग्राफ्ट करा जाता है, कभी कभी सिर्फ बड्स को ग्राफ्ट करते हैं. हम छोटे छोटे बड्स निकाल लेंगे एप्पल के, पेड़ के, रोज के, और सिर्फ बड्स निकाल के उनको ग्राफ्ट करेंगे. ठीक है, यहाँ पे दिस पार्ट इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट टू स्टडी फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स. थोड़ा बहुत एक आध एग्जाम्पल देख लेना एंड जस्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज कटिंग एंड ग्राफ्टिंग. दैट्स इट. इट इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट कि इसके ऊपर कोई क्वेश्चन आए बहुत ज्यादा. ठीक है, टिश्यू कल्चर. टिश्यू कल्चर की हमने बात करी. टिश्यू कल्चर को माइक्रो प्रपोगेशन भी कहते हैं. माइक्रो प्रपोगेशन मतलब छोटा सा अमाउंट लेके उसको प्रपोगेट कराना. प्रपोगेट मतलब उसको ग्रो करना, छोटा सा प्लांट लेके उसको ग्रो करना इज कॉल्ड एज प्रपोगेशन और माइक्रो प्रपोगेशन. ठीक है, तो छोटा सा हम प्लांट का टिश्यू लेते हैं, बहुत छोटा हो सकता है वो, मतलब हो सकता है आंखों को दिखे भी ना, उतना छोटे से भी आप नया प्लांट बना सकते हो. तो ऐसे प्लांट होते हैं जो बहुत हाई यील्डिंग होते हैं, उनके साथ हम टिश्यू कल्चर करते हैं. ठीक है, तो क्वेश्चन लिखा है आपकी बुक में, व्हाई डज अ गार्डनर चूज टू प्रोपोगेट प्लांट्स एसेक्सुअली. जो गार्डनर होता है वो एसेक्सुअली क्यों चूज करता है प्लांट को ग्रो करने का. व्हाई विल द गार्डनर चूज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओवर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो आंसर इसका ये है कि जो प्लांट होता है, प्लांट के कुछ कुछ डिजायरेबल फीचर्स होते हैं, जो हमको ये फीचर इस झाड़ में चाहिए ही चाहिए, इसका जो बच्चा है इसमें चाहिए ही चाहिए. तो वहां पे हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कराएंगे ताकि यूनिफॉर्म प्लांट बने, सारे प्लांट वहां पे सेम कलर के दिखे, सेम क्या कहते हैं ग्रोथ हो उनकी, है ना, हाइट उनकी सेम हो, दिखने में सेम हो, सब कुछ सेम होना चाहिए. ठीक है, तो इसीलिए जो गार्डनर्स होते हैं वो प्रोपोगेट करते हैं. ऐसे ग्रो भी जल्दी होगा अगर आप डायरेक्टली सीड से ट्राई करोगे. जैसे एग्जांपल देती हूँ मैं स्ट्रॉबेरी का. स्ट्रॉबेरी का तुम सीड नहीं ले सकते, उनके सीड इतने छोटे होते हैं कि वो जर्मिनेट ही नहीं करेंगे. जर्मिनेट करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा उनको जर्मिनेट होने में. तो अगर आपको स्ट्रॉबेरी उगानी है तो यू विल डू टिश्यू कल्चर और ग्राफ्टिंग. यू विल नॉट टेक आउट द सीड्स एंड देन यू विल ग्रो द प्लांट. इम्पॉसिबल. ठीक है, तो ये जो बड़ा जुवेनाइल का जर्मिनेशन फेज है इसको आप कट आउट कर देते हो व्हेन यू डू ग्राफ्टिंग और व्हेन यू डू प्रोपोगेटिंग. प्रोपोगेटिंग, ग्राफ्टिंग एक ही मतलब होता है. प्रोपोगेटिंग का वही मतलब है कि आप दूसरे प्लांट से निकाल के ग्रो कर रहे हो एक अलग प्लांट, है ना, दैट इज प्रोपोगेटिंग. ये आपकी कुछ टिश्यू कल्चर की टेस्ट ट्यूब्स हैं, कुछ ऐसे दिखती हैं. आई नो कि ऐसे देखना इज अ लिटिल डिफरेंट देन सीइंग इट सामने से, बट यहाँ पे अगर आपको दिखेगा कि ये प्लांट है, प्लांट को ऐसे ग्रो कराया जाता है स्टराइल एनवायरनमेंट में. मतलब इसको ऐसे रखा जाता है कि इसके अंदर कोई बैक्टीरिया नहीं जाना चाहिए. नथिंग कैन ग्रो इनसाइड. सब कुछ वेरी वेरी इट इज वेरी वेरी प्योर. ठीक है, फिर ये जब थोड़ा ग्रो हो जाता है तब उसके बाद जाके इसको आप एक प्लांट में उगाते हो, मतलब सॉइल के अंदर पुट करते हो. उससे पहले इसके अंदर सॉइल नहीं होता, कोई बैक्टीरिया नहीं होता. अगर सॉइल डाला भी जाता है तो बैक्टीरिया सब निकाल के डाला जाता है. ठीक है, तो ऐसे टिश्यू कल्चर करा जाता है. ठीक है, दिस इज हाउ टिश्यू कल्चर इज डन. नाउ वी विल मूव ऑन टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. लेट अस स्टार्ट विद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ओके, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर होता क्या है, दो गैमीट्स होते हैं, द मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट. दे विल फ्यूज एंड दे विल फॉर्म अ जाइगोट. जाइगोट डेवलप होता है एंड देन एक नया एनिमल बन जाता है. राइट, जो दो गैमीट्स होने चाहिए वो कंपैटिबल होने चाहिए. अगेन कंपैटिबल मतलब होता है द गैमीट शुड फ्यूज प्रॉपरली. जो जाइगोट बने वो प्रॉपरली एक प्लांट बने. नहीं तो कभी कभी ऐसा होता है कि अगर दो अलग अलग प्लांट के गैमीट फ्यूज हो जाते हैं और उनसे जो जाइगोट बनेगा वो डेवलप ही नहीं हो पाया, तो दे आर नॉन कंपैटिबल गैमीट्स.
है ना। तो एक सक्सेसफुल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए हमें क्या चाहिए, 2 कंपैटिबल गैमीट्स चाहिए। सही बात। अब जो ये प्लांट होते हैं, जो गैमीट बनाते हैं, उनके पास एक स्ट्रक्चर होता है, दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज फ्लावर। तो जो फ्लावर होता है किसी भी एनिमल का, द सॉरी किसी भी प्लांट का, द प्लांट विल मेक अ फ्लावर एंड दैट फ्लावर विल मेक द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। ठीक है, एंड वो जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है वही आगे जाके गैमीट बनाएंगे एंड वही गैमीट आगे जाके फ्यूज होते हैं। तो ये एक प्यारा सा फ्लावर है और ये इस फ्लावर के कुछ पार्ट्स है। नाउ देर आर 2 टाइप्स ऑफ वोल्स इन द फ्लावर। ठीक है, कुछ होते हैं आपके एक्सेसरी वोल्स जिनको हम कहते हैं, जो प्लांट की स्ट्रक्चर बनाने में हेल्प करते हैं। कुछ होते हैं आपके रिप्रोडक्टिव वोल्स। तो जो स्टेमन और पिस्टल है, जो आपका एंड्रोशियम गाइनोशियम बनाते हैं, दे आर द रिप्रोडक्टिव वोल्स ऑफ द फ्लावर। जो कि पेटल्स और सेपल्स है, जो आपका स्ट्रक्चर बनाते हैं प्लांट का, दे आर द एक्सेसरी वोल्स ऑफ द प्लांट। हमारे बुक में ये वाला डायग्राम दिया है, तो हम इस डायग्राम पे चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वी हैव द फीमेल पार्ट दैट इज कॉल्ड एज द गाइनोशियम, दैट इज कॉल्ड एज द गाइनोशियम, दिस इज द फीमेल पार्ट। एंड हियर वी हैव द मेल पार्ट which is known as the androecium. यहाँ लिखा नहीं है, I will write. This is known as the androecium. This is known as the androecium and this is the male part of the flower. This is the male part of the flower. Male part of the flower के अंदर आपका एंथर होता है, जो आपके पोलन ग्रेन्स बनाता है, एंड यू हैव द फिलामेंट उसके नीचे। फीमेल पार्ट गाइनोशियम के अंदर यू हैव द स्टिग्मा, यू हैव द स्टाइल, जो कि ये लंबा स्ट्रक्चर है, एंड सबसे नीचे आपके पास उसकी ओवरी होती है। ठीक है, बाहर की तरफ जो आप देखोगे, बाहर की तरफ यू हैव द कोरोला एंड द कैलिक्स। कोरोला होता है आपके पेटल्स और कैलिक्स होता है ये नीचे वाला ग्रीन स्ट्रक्चर, जो कि इस प्लांट को स्टेबिलिटी देता है, नॉट प्लांट, फ्लावर को स्टेबिलिटी देता है। इसको हम कहते हैं कैलिक्स। और नॉर्मल इसके जो एक एक देखो, पूरे स्ट्रक्चर को कैलिक्स कहते हैं, और ये अगर आप सिर्फ एक ऐसे निकाल लो तो दिस इज अ सेपल। ठीक है, सेपल हो गया, पूरा स्ट्रक्चर इज द कैलिक्स। और जिससे ये फूल झाड़ में लगा होता है उसको हम कहते हैं पेडिकल। यहां से आपका प्लांट शुरू होता है, राइट। तो दिस इज द पेडिकल ऑफ द फ्लावर। ओके, तो ये आपका एक स्ट्रक्चर है, इसके बारे में यहाँ पे कुछ कुछ लिखा हुआ है, ये भी एक बार देख लेते हैं। तो कैलिक्स जो होता है द आउटर वॉल, जो बाहर की तरफ होता है प्रोटेक्शन के लिए। कोरोला जो होता है दैट इज द पेटल्स, ये पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करता है, ऑल्सो स्ट्रक्चर भी मेंटेन करके रखता है। पॉलिनेटर समझते हो, जो कि बीज होती हैं, हनी बीज, एक प्लांट से उसका पोलन ग्रेन्स उठाएंगी, दूसरे प्लांट पे लेके जाएंगी, इनको हम कहते हैं पॉलिनेटर्स। ठीक है, तो कोरोला इज द पेटल का पार्ट। देन वी हैव द एंड्रोशियम। एंड्रोशियम के अंदर आपके स्टेमेंस होते हैं। ये जो स्टेमेंस होते हैं दे आर द रिप्रोडक्टिव वॉल ऑफ द प्लांट, मतलब यहां से आपके पॉलन ग्रेन्स बनते हैं, एंड वो पॉलन ग्रेन्स क्या करेंगे, फर्टिलाइज करेंगे किसी फीमेल पार्ट को। ठीक है, फीमेल पार्ट को क्या कहते हैं, गाइनोसियम कहते हैं, एंड इसमें जो एक एक डंडी होती है उसको हम कार्पेल कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले होता क्या है, सबसे पहले बिफोर योर फर्टिलाइजेशन स्टार्ट्स, व्हाट इज इंपॉर्टेंट, फर्टिलाइजेशन बनने से पहले क्या, फर्टिलाइजेशन होने से पहले क्या जरूरी है, गैमीट्स बनना। गैमीट्स होंगे तब फर्टिलाइजेशन होगा ना। तो गैमीट बनने के लिए आपको किसी भी झाड़ की प्लॉइडी डिक्रीज करनी होती है। तो अगर ये सेल है, अब नॉर्मली एक प्लांट सेल तो 2n होता है, दूसरा कलर ले लेते हैं थोड़ा ब्राइट। नॉर्मली एक प्लांट सेल तो 2n होता है, 2n मतलब समझ तो डिप्लॉइड होता है, एक गैमीट हेप्लॉइड होता है। तो सबसे पहले इसके अंदर होगी मियोसिस, इसके अंदर होगी मियोसिस। मियोसिस के चलते ये जो प्लांट है ये गैमीट बनाएगा। These are the gametes of the plant and these gametes are the haploid gametes. तो मेल फीमेल दोनों प्लांट ये हैप्लॉइड गैमीट्स बनाते हैं वाया मियोसिस। ठीक है, ताकि जो प्लॉइडी है वो रिड्यूस हो जाए, है ना। अब ये गैमीट्स फ्यूज करते हैं, ये आपस में नहीं फ्यूज करेंगे। दीज आर द, एक प्लांट का गैमीट ये दूसरे प्लांट के गैमीट्स के साथ फ्यूज करते हैं, और यहाँ पे भी वेरिएशंस आते हैं,
है ना, जिसकी हम बात कर रहे थे, जो हमने क्वेश्चन जिससे शुरू किया था कि वेरिएशंस आते क्यों है। वेरिएशंस आते हैं मियोसिस की वजह से, क्योंकि सबसे पहले मियोसिस होते वक्त भी क्रॉसिंग ओवर होता है। याद है जब मियोसिस होता है, अगर आपको याद होगा, लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकीटीन पढ़ा होगा आपने थोड़ा, उसमें क्रॉसिंग ओवर होता है, वहां पे एक वेरिएशन आया। एंड देन दो अलग अलग झाड़ के गैमीट्स फ्यूज हो रहे हैं, दो अलग अलग प्लांट के गैमीट्स फ्यूज हो रहे हैं, वहां पे भी दो अलग अलग टाइप की जीन्स एक साथ आती हैं। दैट ऑल्सो इज अ रीजन फॉर वेरिएशन, एंड इसकी वजह से एक स्पीशीज लॉन्ग टर्म सर्वाइव कर पाती है, राइट। अब जो हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ये 3 स्टेप्स के अंदर होता है। सबसे पहला स्टेप गैमीट बनाना, ये स्टेप आता है प्री फर्टिलाइजेशन के अंदर। फर्टिलाइजेशन से पहले क्या हुआ, फिर आपका फर्टिलाइजेशन होना, जहां पे गैमीट फ्यूज होंगे, ठीक है। फिर होता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन। पोस्ट फर्टिलाइजेशन के अंदर जाइगोट डेवलपमेंट हम पढ़ते हैं कि जाइगोट डेवलप कैसे हो रहा है, एम्ब्रियो कैसे बन रहा है, फिर उसके अंदर सीड और फ्रूट कैसे आ रहा है। फ्रूट बेसिकली होता क्या है, इट इज अ बच्चा ऑफ द फ्लावर। फ्लावर के बच्चे को फ्रूट कहते हैं देखा जाए तो, ठीक है। तो फ्रूट कैसे आ रहा है, सीड कैसे आ रहा है, वो सब हम देखेंगे। तो ये तो 3 स्टेप्स हैं, इसके बारे में हम ऑब्वियसली और अच्छे से डिटेल में देखेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे बाय स्टडीइंग द स्ट्रक्चर्स ऑफ एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम, एंड उसी के अंदर हम गैमीटोजेनेसिस पढ़ेंगे। गैमीटोजेनेसिस मतलब गैमीट्स कैसे बनते हैं, मेल गैमीट कैसे बनता है और फीमेल गैमीट कैसे बनता है, ठीक है। तो वी विल स्टार्ट विद द एंड्रोशियम। एंड्रोशियम जो है वो कुछ ऐसा सा दिखता है, ऐसा आपका एंथर होता है। दिस इज द एंथर का पार्ट, दिस इज द स्टेमिन, ओके। तो दिस इज द एंड्रोशियम। इस पूरे स्ट्रक्चर को हम कहते हैं स्टेमिन। दिस इज द स्टेमिन। स्टेमिन के अंदर आपके पास फिलामेंट होता है, ये आपका फिलामेंट है। यहाँ पे एक कनेक्टिव होता है, जिससे ये जो ऊपर का पार्ट है जो एंथर है, ये फिलामेंट से कनेक्टेड होता है, इसको हम कहते हैं कनेक्टिव। एंड देन ऊपर की तरफ आपके पास होता है एंथर। ये जो एंथर है, इसी के अंदर आपके पोलन ग्रेन्स बनते हैं। तो एंथर के अंदर ही आपके पोलन ग्रेन्स बनेंगे, ठीक है। एक इमेच्योर एंथर के अंदर, जब एंथर डेवलप ही हो रहा है, तो एक इमेच्योर एंथर के अंदर पैरेनकाइमेटस टिश्यू होता है। आई होप आपको पैरेनकाइमा याद होगा, आपने 9th में, 10th में, 11th में थोड़ा बहुत तो पढ़ा होगा। पैरेनकाइमा टिश्यू होता है जो इस एंथर को सराउंड करके रखता है, इस इमेच्योर एंथर को सराउंड करके रखता है। फिर कुछ देर बाद जैसे ही एक एंथर मैच्योर होता है, तो मैच्योर एंथर जनरली डायोशियस होता है, या सॉरी डाइथीकस होता है, डाइथीकस होता है। यानी अगर आप इस एंथर को कट करोगे, अगर इस एंथर को टक 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 यहां से ऐसे अगर आपने इस एंथर को कट किया, तो ये एंथर कैसा दिखेगा, ऐसा सा दिखेगा, ठीक है। ऐसे कट करके ऊपर से देखोगे ट्रांसवर्स व्यू, तो कुछ ऐसा दिखेगा, और इसके अंदर ऐसे लोब्स होंगे। तो इसके अंदर ऐसे 4 पोलन सैक्स होंगे और ये 2 लोब्स होंगे। तो दीज आर द 2 लोब्स, दीज आर द फर्स्ट लोब एंड द सेकेंड लोब। तो दीज हैव 2 लोब्स, इसीलिए इसको हम डाइथीकस कहते हैं। एंड वी हैव 4 पोलन सैक्स, 4 पोलन सैक्स है इसके अंदर, इसीलिए एक डाइथीकस एंथर को टेट्रास्पोरैंजिएट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, टेट्रास्पोरैंजिएट, ठीक है। कुछ कुछ एंथर होते हैं जो मोनोथीकस भी होते हैं, मतलब उसके अंदर सिर्फ एक एंथर होगा और 2 पोलन सैक होगा। वो कैसे दिखेंगे, दिखने की वैसे तो जरूरत है नहीं, दे विल जस्ट हैव 1 सिंगल लोब, तो एक ही लोब होगा और एंथर ऐसे 2 होंगे। तो ये आपके मोनोथीकस हो गए, ये आपके मोनोथीकस हो गए। एक ही लोब होगा और 2 पोलन सैक्स होंगे। थोड़े कम होते हैं, जनरली आपके जो एंथर्स होते हैं वो डाइथीकस ही होते हैं, ठीक है। अब ये जो हेट्रोजेनिटी होती है, हेट्रोजेनिटी मतलब ये ऐसे दिखना, जब ये ऐसे इमेच्योर से मैच्योर बनते हैं, तब इसमें कौन हेल्प करता है, द हाइपोडर्मल सेल्स ऑफ द प्लांट। तो हाइपोडर्मल सेल्स होते हैं प्लांट के अंदर, जो जो हेल्प करते हैं इन प्लांट को स्पोर बनाने के लिए, इन प्लांट को ऐसा शेप देने के लिए, इन प्लांट को मैच्योर करने के लिए। तो हाइपोडर्मल सेल्स जब बन जाते हैं आपके आर्कीस्पोरियल सेल्स। आर्कीस्पोरियल सेल्स मतलब सेल्स विच विल मेक द स्पोर्स। तो जो एंथर के सेल्स हैं, इनको हम कहेंगे आर्कीस्पोरियल सेल्स।
ऐसे सेल्स जो आगे जाके स्पोर्स बनाएंगे। तो ये एंथर आगे जाके स्पोर्स बनाएगा, पोलन ग्रेन्स बनाएगा, सही बात है। तो देयरफॉर दीज आर कॉल्ड एज आर्कीस्पोरियल सेल्स। ठीक है, ये सेम ही डायग्राम है जो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। एंथर है, यहाँ पे कनेक्टिव है, और दिस इज द फिलामेंट। ये एक स्टेमेन का स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये एक स्टेमेन का स्ट्रक्चर है। अब हम सीधे इसका इस स्ट्रक्चर के ऊपर आ जाते हैं। इसको हम कहते हैं ट्रांसवर्स सेक्शन। ट्रांसवर्स सेक्शन मतलब आपने उस एंथर को ऐसे बीच में से काटा है। तो अगर ये एक एंथर है, ये इसका कनेक्टिव है एंड ये इसका फिलामेंट। ठीक है, इस एंथर को हमने कैसे कट किया, ऐसे ऐसे कट किया, और अब हम इसको व्यू कर रहे हैं। अब हम इसको व्यू कर रहे हैं। तो सबसे पहले बाहर की तरफ आपको दिखेगा, बाहर की तरफ दे हैव अ एपिडर्मिस का लेयर। ठीक है, इसको भी हम अच्छे से व्यू करेंगे, दिस इज अ एनलार्ज्ड व्यू। ठीक है, बाहर की तरफ आपको दिखेगा देयर इज अ एपिडर्मिस का लेयर। ठीक है, एपिडर्मिस मतलब सबसे बाहर की लेयर। फिर थोड़ा उसके अंदर आपको दिखेगा द एंडोथीशियम, देन सम मिडल लेयर्स। सबसे अंदर की तरफ आपके पास होंगे एमएमसी, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स। मदर सेल्स है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये लड़की पार्ट है, दिस इज एंड्रोशियम ओनली। Microspore mother cells are those cells which will make the spores of the male part of the plant. So this will make the pollen grains. तो जो microspore mother cells है, this will generate, not generate, make लिख देते हैं, this will make the pollen grains. ये pollen grains आगे जाके बनाएंगी। ठीक है, तो these are, ये अब आप गेस मारोगे कि ये 2n होगा या n होगा। अगर ये आगे जाके पोलन ग्रेन बना रही है तो दिस शुड बी 2n और n, दिस शुड बी 2n, क्योंकि इसी सेल्स के अंदर आगे जाके मियोसिस होती है एंड यही सेल्स आगे जाके पोलन ग्रेन्स बनाएंगे। तो दीज आर 2n, इनकी जो प्लॉइडी होती है ये 2n होती है। ठीक है, और यहाँ पे आजू बाजू में मदर सेल के आपके पास टपेटम होता है। टपेटम क्या करता है, न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है। तो माइक्रोस्पोर मदर सेल को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करेगा ताकि वो एक प्रॉपर पोलन ग्रेन बना पाए। यहाँ पे अगर आपको अंदर की तरफ दिख रहा होगा तो ये जो माइक्रोस्पोर मदर सेल्स है, ये अंदर की तरफ ऐसे पोलन ग्रेन्स बना रही है। दीज पोलन ग्रेन्स आर हैप्लॉइड, है ना। तो डिप्लॉइड से हैप्लॉइड बनता है, इतना याद रखना है हमको। माइक्रोस्पोर मदर सेल्स आर 2n इन नेचर, वो आगे जाके हैप्लॉइड पोलन ग्रेन्स बनाती है। सही बात है, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम प्रोसेस पढ़ेंगे ऑफ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। अभी तो आपने बोल दिया आपकी बनाती है, पर कैसे बनाती है ना, वो भी तो पता होना चाहिए, बना कैसे रही है। ये जो माइक्रोस्पोर मदर सेल्स है, ये आगे जाके स्पोर्स बनाती कैसे हैं, तो हमें उसका स्ट्रक्चर, उसका प्रोसेस पढ़ना है। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। हमारे पास है कुछ माइक्रोस्पोर मदर सेल्स, एमएमसी लिख दूं, ठीक है, अभी के लिए पूरा लिख देते हैं, माइक्रोस्पोर मदर सेल। इनको हमने कहा एमएमसी, ये कैसे होंगे, 2n होंगे। ठीक है, इसके बाद इनके अंदर होगी मियोसिस, इनके अंदर होगी मियोसिस, और ये अगर ये एक सेल है तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। ऐसा एक टेट्राड बनाएगा। ये टेट्राड डिवाइड हो जाएगा तो आपको 4 सेल्स मिलेंगे। दिस इज योर 4 सेल्स, एंड ये जो चारों सेल्स है, दीज आर यंग सेल्स, ये अभी तक मेच्योर नहीं हुए हैं। ठीक है, तो इनके बाजू के अंदर ये थोड़ा सा जब मेच्योर होंगे तो ये कुछ इसका अगर मैं सिर्फ एक का स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाऊं तो ये कैसे दिखेंगे, इनको व्हाइट से करते हैं। इसका अगर मैं एक का स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाऊं तो ये कैसे दिखेंगे पता है, ऐसे होंगे बड़े से। इनके बाहर डबल लेयर होगी, एक लेयर ब्लू से बना दिया, दूसरा लेयर येलो से बना देते हैं। ऐसी डबल लेयर होगी और ये हैप्लॉइड होंगे नेचर में, है ना, ये हैप्लॉइड होंगे नेचर में, राइट। अब ये जो डबल लेयर है, जो सबसे बाहर की लेयर है, इसको हम एक्साइन कहते हैं, एंड ये जो अंदर की लेयर है इसको हम इंटाइन कहते हैं, एक्साइन एंड इंटाइन। और ये दोनों मिला के क्या बनाते हैं, स्पोरोडर्म। ये जो पूरी लेयर है, दोनों मिला के, ये दोनों मिला के हम कहते हैं इनको स्पोरोडर्म।
दोनों मिला के इनको हम कहते हैं स्पोरोडर्म। ठीक है, अब एक्साइन और इंटाइन के बारे में कुछ चीजें देख लेते हैं। जो एक्साइन है, एक्साइन और इंटाइन दोनों आपकी स्पोरोडर्म की लेयर्स है। जो एक्साइन है, एक्साइन विल बी मोर थिक, बहुत थिक होगी आपकी एक्साइन की लेयर, स्मूथ होगी और स्कल्प्टेड होगी। स्कल्प्टेड मतलब ये जो मैंने ऐसा बनाया ना, ऐसे ऐसे ऐसे, दिस इज स्कल्प्टेड। तो स्मूथ भी हो सकती है बट यूजुअली स्कल्प्टेड पैटर्न में होती है। ठीक है, chemical composition will be made up of non-biodegradable sporopollenin. Very important, very important. एक्साइन किससे बनती है? स्पोरोपोलेनिन से बनती है। किससे बनती है? स्पोरोपोलेनिन से बनती है। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा जाता है। तो इसीलिए ये बहुत टफ होती है, बहुत रेजिस्टेंट होती है। इसके कोई केमिकल नहीं मार सकता, एंजाइम नहीं मार सकता। एंड क्योंकि ये काफी थिक होती है तो इसीलिए ये रेजिस्टेंट होती है हर एक चीजों से, राइट। इंटाइन की लेयर, अब इंटाइन की लेयर पतली सी होती है, थिन होती है, सेलुलोज और पेक्टिन की बनती है और अंदर की तरफ होती है, सेल वॉल को बचाती है। प्लांट के सेल के अंदर सेल वॉल होती है, तो ये बाहर सेल वॉल के आउटर लेयर में होती है ना, तो ये सेल वॉल को प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, अब जो आपकी एक्साइन है इसके अंदर छोटे छोटे जर्म पोर्स होंगे। ये जो एक्साइन बनाई थी हमने, इस एक्साइन के अंदर देयर विल बी छोटे छोटे जर्म पोर्स। ये जो जर्म पोर्स होंगे ये किस चीज में हेल्प करेंगे? दिस विल हेल्प इन फॉर्मिंग द पोलन ट्यूब, क्योंकि यहाँ पे पोलन ट्यूब भी बननी है। फॉर्मिंग द पोलन ट्यूब, पोलन ट्यूब क्यों बनानी है? फर्टिलाइजेशन कराने के लिए। एक ट्यूब होगी जो फीमेल पार्ट तक जाएगी, जिससे ये जो स्पोर है ये फीमेल पार्ट तक पहुंचेगा, दैट इज कॉल्ड एज द पोलन ट्यूब। ठीक है, तो पोलन ट्यूब तक ये वैसे पहुंचेगा, सही बात है। नेक्स्ट इज द इंटाइन, जो अंदर वाली लेयर है, ये जो है दिस विल फॉर्म अ पोलन ट्यूब ड्यूरिंग जर्मिनेशन। तो ये आगे की तरफ एक वॉल बना देती है, तो जो पोलन ट्यूब है उसके बाहर एक वॉल जनरेट हो जाए। ठीक है, तो ये दोनों भी आपकी वॉल फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं एंड दीज बोथ आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रोटेक्शन ऑफ द सेल। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रोटेक्शन ऑफ द सेल, हमेशा याद रखना। एक्साइन इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलेनिन। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको बता दिया, ये आपका स्पोरोजेनेसिस है, आपका स्पोर बनने का प्रोसेस है। नेक्स्ट प्रोसेस इज माइक्रोगेमीटोजेनेसिस। अभी तक तो हमने सिर्फ स्पोर बनाया, ये क्या है? ये सिर्फ स्पोर है, दिस इज जस्ट अ स्पोर। अब इस स्पोर के अंदर से क्या बनाना है? गैमीट भी बनाना है। ये आप डायरेक्टली नहीं यूज कर सकते, इसके अंदर प्रॉपर ऑर्गेनल अभी बने नहीं है, ये आप डायरेक्टली, दिस इज जस्ट अ स्पोर। व्हाट इज दिस? दिस इज अ स्पोर। स्पोर से अब क्या बनाना है? गैमीट बनाना है, उसको हम कहेंगे गैमीटोजेनेसिस। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है एग्जाम में, ध्यान रखना, स्पोरोजेनेसिस पूछा है या गैमीटोजेनेसिस पूछा है। ठीक है, गैमीटोजेनेसिस में क्या होगा? यहां तक तो हम पहुंच गए, ये हमने बना लिया, राइट, ये हमने बना लिया। अब यहाँ पे क्या होगा? एक बार आपकी माइटोसिस होगी। माइटोसिस से क्या होगा? अंदर दो पार्ट डिवाइड हो जाएंगे। तो यहाँ पे पहले होगा माइटोसिस 1, यहाँ पे सबसे पहले ए से बी जाने के बीच में होगा माइटोसिस 1। माइटोसिस 1 के अंदर दो सेल्स बन जाएंगी, जनरेटिव सेल और वेजिटेटिव सेल। जनरेटिव सेल और वेजिटेटिव सेल। ठीक है, जनरेटिव सेल और वेजिटेटिव सेल बनने के बाद जो जनरेटिव सेल है ये प्रॉपरली क्या कहते हैं, डेवलप होगा, जिसके अंदर न्यूक्लियस भी आ जाएगा, तो दे विल हैव अ जनरेटिव न्यूक्लियस। एंड देन सेकेंड माइटोसिस होगी, दिस इज कॉल्ड एज माइटोसिस 2। यहाँ पे क्या हो रहा है? दिस इज माइटोसिस 2, जहां पे जो जनरेटिव सेल है वो भी दो पार्ट में डिवाइड कर जाएगा और ये दोनों आपके मेल गैमीट बनाएंगे। क्योंकि माइटोसिस के अंदर एक इक्वेशनल डिवीजन होता है, मतलब अगर ये n है तो इसके अंदर जो भी डिवाइड कर रहा होगा सब कुछ n होगा, राइट। तो ये जो जनरेटिव सेल है ये भी n होगा, है ना, हेप्लॉइड होगा, ये भी हेप्लॉइड, ये भी हेप्लॉइड। तो यहाँ पे ऐसे दो सेल बन गए, दो मेल गैमीट्स बन गए और एक यू हैव द वेजिटेटिव सेल का वेजिटेटिव न्यूक्लियस। वेजिटेटिव सेल क्यों काम आता है? ये काम आता है फॉर द क्या कहते हैं, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द जाइगोट। तो ये जाइगोट को खाना वगैरह देने में काम आता है। तो वी हैव टू मेल गैमीट। तो एक पोलन ट्यूब बन रही है, देखो अब यहाँ जर्म पोर से पोलन ट्यूब बन रही है धीरे धीरे, एंड इसके अंदर 3 सेल्स है। ये तो दो में आपके मेल गैमीट्स हो गए, मेल गैमीट्स हो गए, एंड दिस इज द वेजिटेटिव सेल, दिस इज द वेजिटेटिव सेल। तो एट द एंड यू हैव 2 मेल गैमीट्स एंड 1 वेजिटेटिव सेल बाय 2 माइटोसिस। 2 बार माइटोसिस होती है, ठीक है। ये सब चीज यहाँ लिख गई है,
तो पोलन ग्रेन इज द फर्स्ट सेल, तो ये आपका पोलन ग्रेन था जो ऐसे बना, जिसके अंदर ऐसे 2 लेयर्स है, ठीक है, 2 लेयर्स है, राइट। इसके अंदर पहले होगी एक फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन, तो पहले होगी इसके अंदर फर्स्ट, वापस एक बार करा रही हूं मैं आपको, फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन। इस फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन के तहत इसके अंदर एक वेजिटेटिव सेल बनेगा और एक जनरेटिव सेल बनेगा, ये वेजिटेटिव है, ये जनरेटिव है। फिर सेकेंड माइटोसिस होगी, फिर इसके अंदर एक वेजिटेटिव सेल बनेगा और 2 जनरेटिव बन जाएंगे सेकेंड माइटोसिस के अंदर। एंड दिस टू विल बी द 2 नॉन मोटाइल मेल गैमेट्स। ये चल नहीं सकते, दे डोंट हैव अ स्पर्म के जैसा फ्लैजिला, तो दिस कैन नॉट वॉक और स्विम, है ना, तो ये चल नहीं सकते हैं, दिस आर नॉन मोटाइल। एंड ये जो पोलन है ये थोड़े टाइम में शेड कर जाता है, ड्राई हो जाता है। जब आप पोलन ग्रेन्स देखते हो दे आर वेरी वेरी ड्राई, है ना, तो एकदम से ड्राई हो जाता है, जिसको हम पोलन शेड कहते हैं। तो पोलन एकदम शेड हो जाएगा, उसको आप क्या कहते हैं, वो भी कहते हैं उसको, अभी मुझे याद नहीं आ रहा। तो दिस इज पोलन शेडिंग बेसिकली, कि वहां पे एकदम से ड्राई हो जाता है। ये 60+ एंजियोस्पर्म्स में होता है, कुछ एंजियोस्पर्म्स में नहीं भी होता है, बट इट्स फाइन। अभी तक हम यही पढ़ेंगे कि पोलन शेड होता है एट द 2 सेल स्टेज। 2 सेल मतलब ये वाला स्टेज, दिस इज द 2 सेल स्टेज। यहाँ पे जो पोलन है वो धीरे धीरे ड्राई होने लगेगा, ठीक है। तो दिस इज द डेवलपमेंट ऑफ द मेल गैमेटोफाइट, या सॉरी, डेवलपमेंट ऑफ द मेल गैमेटोफाइट, या कह लो आप इसको माइक्रो गैमेटोजेनेसिस, माइक्रो गैमेटोजेनेसिस। और जो हमने यहां पे पढ़ा, दिस इज द माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, जिसके अंदर मियोसिस हो रहा है। देखो, माइक्रो गैमेटोजेनेसिस के अंदर माइटोसिस हो रहा है 2 बार, पर माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के अंदर मियोसिस हो रहा है, याद रखेंगे, ठीक है, ठीक है, राइट। नेक्स्ट इज द गाइनोशियम, नाउ लेट अस स्टडी पॉलिनेशन, ठीक है। तो पॉलिनेशन क्या होता है, अब हमने माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और माइक्रोगैमेटोजेनेसिस में क्या बनाया, मेल गैमेट बना दिया। ये हमारा मेल गैमेट था, ऐसे ऐसे कुछ दिख रहा होगा, हमारा ये मेल गैमेट है, इसके अंदर एन न्यूक्लियस है, इंटाइन है, एक्साइन है, ये हमारा पोलन है, राइट। और फीमेल्स में हमने क्या बनाया, वी मेड अ एम्ब्रियो सैक, है ना, हमने एक एम्ब्रियो सैक बनाया। कैसा दिख रहा है, ऐसा दिख रहा है, ऐसे नीचे आपके शिट माइक्रोपाइलर एंड पे आपके 3 सेल्स है, यहाँ पे ऐसे हैं, यहाँ पे बीच में पोलर न्यूक्लियाई है विच इज 2n इन नेचर, ठीक है। ये हमने बना दिया, यहाँ इनका एग सेल है नीचे की तरफ और ये 2n है, ठीक है। अच्छे से लिख देते हैं इसको थोड़ा, दिस इज 2n, है ना, ये एक फीमेल है, ये एक मेल है। अब मेल पोलन ग्रेन को पहुंचना है फीमेल तक, मेल पोलन ग्रेन को क्या करना है, पहुंचना है फीमेल तक, राइट। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं पॉलिनेशन, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, पॉलिनेशन। एंड ये पॉलिनेशन के प्रोसेस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इसकी वजह से ही आपके मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज कर पाते हैं, क्योंकि यहाँ पे मेल गैमेट भी नॉन मोटाइल है, फीमेल गैमेट भी नॉन मोटाइल है। तो अगर पॉलिनेशन नहीं होगा तो मेल गैमेट फीमेल तक पहुंच ही नहीं पाएगा, रिप्रोडक्शन होगा ही नहीं, स्पीशीज रुक जाएगी, एनिमल खत्म, सॉरी नॉट एनिमल, प्लांट खत्म, है ना। तो एक प्रोसेस होता है सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन के अंदर जो एक प्लांट है, क्योंकि एक सिंगल फ्लावर के अंदर मेल पार्ट फीमेल पार्ट दोनों दोनों होते हैं, है ना। बहुत सारे प्लांट्स होते हैं जिनमें मेल फीमेल पार्ट दोनों होता है, हिबिस्कस बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, राइट। तो इसमें क्या हो रहा है, सेल्फ पॉलिनेशन में सेम ही प्लांट में फीमेल और मेल पार्ट एक दूसरे के ऊपर अपने जो गैमीट्स है वो डाल रहे हैं। तो एक सिंगल फ्लावर पे हो रहा है, या तो सेम फ्लावर, द फ्लावर्स ऑन द सेम प्लांट, राइट। एक ही सिंगल फ्लावर के मेल फीमेल गैमीट्स एक दूसरे के साथ रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, या फिर एक प्लांट के अंदर जो फ्लावर्स हैं वो आपस में सेल्फ पॉलिनेट कर रहे हैं, ठीक है। इसको हम कहते हैं इनब्रीडिंग। तो इसमें जो जेनेटिक कैरेक्टर्स हैं वो ज्यादा एक्सचेंज नहीं होते, वो अंदर ही अंदर एक दूसरे के इनब्रीड करते रहते हैं, इसको हम कहते हैं इनब्रीडिंग। देन वी हैव क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन के अंदर दूसरे प्लांट दूसरा फ्लावर के बीच में जो ट्रांसफर ऑफ गैमीट्स होता है, तो इससे होता क्या है, देखो स्पीशीज सेम रहेगी, ऐसा नहीं है रोज और सनफ्लावर आपस में कर ना, नॉट पॉसिबल। एक दूसरे जगह का रोज है
एक दूसरे जगह का रोज, एक पुणे का रोज है, एक मुंबई का रोज है, ऐसे मान लो, इतना दूर होता नहीं है, एग्जाम्पल दे रही हूँ बस। तो दूर दूर है, जो प्लांट्स है वो दूर दूर है, तो ये कराता कौन है? देयर आर मेनी पॉलिनेटिंग एजेंट्स, ठीक है। तो बहुत सारे पॉलिनेटिंग एजेंट्स होते हैं जो ये चीज कराते हैं, जैसे कि आपकी हनी बीज हो गई, पानी के थ्रू कभी कभी चला जाता है, विंड के थ्रू जाता है, देयर आर पॉलिनेटिंग एजेंट्स। अब पॉलिनेशन कौन से टाइप का होता है? सबसे पहले होता है ऑटोगैमी। ऑटोगैमी बाइसेक्सुअल प्लांट्स में होता है। बाइसेक्सुअल मतलब ऐसे प्लांट जिनके अंदर मेल पार्ट और फीमेल पार्ट दोनों में है, तो वो खुद से ही खुद का पोलन निकालेंगे, खुद के स्टिग्मा पे डालेंगे, तो उसको हम कहते हैं ऑटोगैमी, ठीक है। इसमें आप एकदम जेनेटिकली सेम ऑर्गेनिज्म बनता है मियोसिस होने के बाद भी, सेम ऑर्गेनिज्म, क्योंकि खुद का ही मेल पार्ट खुद के फीमेल पे जा रहा है ना, तो जीन चेंज ही नहीं होगा, जीन तो सेम ही रह जाएगा। मटर में होता है, ये मटर के दानों में होता है। देन वी हैव जिटनोगैमी। जिटनोगैमी के अंदर सेम प्लांट रहेगा, द प्लांट विल बी सेम। देखो यहाँ पे प्लांट सेम है ना, ये प्लांट सेम है, दिस इज जिटनोगैमी। यहाँ पे जो प्लांट है वो सेम रहेगा, बस फ्लावर अलग अलग हो जाएगा। तो यहाँ पे क्रॉस होता है, बट इसको भी हम थोड़ा बहुत जेनेटिकली आइडेंटिकली मानते हैं, बिकॉज प्लांट सेम है। तो फंक्शनली तो ये क्रॉस है, पर जेनेटिकली यहाँ पे बहुत चेंजेस नहीं आते। कुकुम्बर के अंदर ही देखा जाता है, कुकुरबिता इज कुकुम्बर। देन वी हैव जीनोगैमी, दिस इज जीनोगैमी। जीनोगैमी के अंदर प्लांट अलग अलग हो जाता है, दिख नहीं रहा होगा ये आपको, थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं। जीनोगैमी के अंदर जो प्लांट है वो अलग अलग हो जाता है, ओके। प्लांट यहाँ अलग अलग हो गया, और जेनेटिकली यहाँ पे अलग अलग ऑर्गेनिज्म बनते हैं, क्योंकि प्लांट अलग अलग है, स्पीशीज अगेन सेम रहेगी, सिर्फ प्लांट अलग, झाड़ अलग होंगे, ठीक है। बट ड्यू टू क्रॉसिंग ओवर, ड्यू टू डिफरेंट प्लांट्स के अलग अलग डीएनए, यहाँ पे जो ऑफस्प्रिंग बनता है, जो बच्चा बनता है, थोड़ा अलग अलग हो सकता है, जेनेटिक वेरिएशन ज्यादा होगी जीनोगैमी के अंदर। तो ऑटोगैमी खुद का खुद में हो गया, जिटोगैमी सेम प्लांट दो अलग अलग फ्लावर, जीनोगैमी दो अलग अलग प्लांट दो अलग अलग फ्लावर, ऑब्वियसली, ओके। देन वी हैव सम पॉलिनेटर्स। तो सबसे पहला पॉलिनेटर होता है दैट इज विंड। विंड से जो पॉलिनेशन होता है उसको हम कहते हैं अनीमोफिली। अनीमो का मतलब विंड, फिली मतलब लविंग, तो दीज आर अनीमोफिलिक अडेप्टेशंस ऑफ द प्लांट। मतलब प्लांट ऐसे अडेप्ट कर रहा है कि विंड मुझे उड़ा के लेकर चलो। प्लांट ऐसे अडेप्ट कर रहा है कि विंड जो है वो उसके पोलन उड़ाएगी। तो अब अगर इमेजिन अ प्लांट विच इज वेरी वेट, उसके पोलन ग्रेन्स बहुत सूखे नहीं है, गीले गीले पोलन ग्रेन्स है, तो क्या विंड से उड़ेंगे? नहीं उड़ेंगे। तो ऐसे प्लांट मर जाते हैं, सरवाइव ही नहीं कर पाते, क्योंकि उनकी जनरेशन आगे नहीं बढ़ पाएगी। तो जो प्लांट होते हैं वो अनीमोफिलस अडेप्टेशन करते हैं अपनी बॉडी में, जिससे उनकी जो पोलन ग्रेन्स है वो क्या हो जाए, वो बहुत लाइट हो जाए वेट में, बहुत ड्राई हो जाए, बहुत सारे पोलन ग्रेन्स बने। तो दिस इज अ एग्जाम्पल ऑफ अनीमोफिलस अडेप्टेशन, जहां पे जो आप पोलन ग्रेन्स देख रहे होंगे ये ड्राई, छोटे, एकदम लाइट इन वेट दिख रहे हैं और बहुत सारे होंगे। फ्लावर्स यहाँ बहुत छोटे होंगे, कलरलेस होंगे, क्योंकि ये विंड से इसको पॉलिनेट कराना है, बी से नहीं कराना, विंड से कराना है। तो नेक्टर, फ्रेग्रेंस कुछ नहीं होगी इसमें। बहुत इनकॉन्स्पिकस मतलब बहुत छोटे, इनकॉन्स्पिकस मतलब बहुत छोटे होंगे, कलरलेस फ्लावर्स दिखेंगे। तो दीज आर द फ्लावर्स ऑफ अ प्लांट, ठीक है। स्टिग्मा होगी, थोड़ी सी फेदरी होगी, ताकि वो विंड को अच्छे से ट्रैप कर पाए। तो स्टिग्मा का स्ट्रक्चर थोड़ा फेदरी सा होगा, तो यहाँ पे जो भी विंड से पोलन आएंगे उसको वो ट्रैप कर लेगी। स्टेमन यहाँ पे लंबी लंबी होगी, देखो यहाँ पे जो स्टेमन है वो कैसी है ना, लंबी लंबी दिख रही है। स्टेमन विल बी लॉन्ग एंड देयर विल बी मेनी एंथर्स ऑन द स्टेमन, ताकि जितने भी एंथर है, देखो बहुत सारे उड़ेंगे एक बार में, बट जरूरी नहीं है सबको स्टिग्मा मिले, है ना। यहाँ पे बहुत लड़के होंगे जो देख रहे, जरूरी है कि सबकी गर्लफ्रेंड है, नहीं। तो यहाँ पे बहुत सारे स्टिग्मा उड़ेंगे, बट बहुत सारे पोलन्स उड़ेंगे, बट जरूरी नहीं होगी कि सबको ये एक स्टिग्मा मिलेगी। तो दे रिक्वायर अ लॉट ऑफ पोलन्स, है ना। पोलन विल बी इन ह्यूज नंबर इन एनीमोफिलस अडेप्टेशन। अब सेकेंड टाइप का जो एबायोटिक पॉलिनेशन होता है, ये होता है वाटर के थ्रू, जिसको हम कहते हैं हाइड्रोफीली। अब पानी जो होता है, ये जो रिप्रोडक्शन है, ये जो टाइप का पॉलिनेशन है, ये पानी के एकदम अंदर भी हो सकता है, तो उसको हम कहेंगे हाइपोहाइड्रोफीली, जो यहाँ हो रहा है। तो मेल गैमीट, फीमेल गैमीट, यहाँ पे मेल से फीमेल जा रहा है पानी के अंदर। दिस विल ऑकर बिलो द वाटर सरफेस,
पोलन्स यहाँ पे भारी होंगे और लंबे लंबे होंगे, लंबे लंबे होंगे। एक्साइन नहीं होगी इसमें क्योंकि जरूरत नहीं है, एकदम नीचे से पोलन जाएगा और लंबे लंबे पोलन के ग्रेन्स होंगे। यहाँ पे जो पोलन है वो गोल गोल नहीं दिखेंगे बल्कि लंबे दिखेंगे ताकि स्विम कर पाए, है ना, एकदम नीचे से स्विम कर पाए। किसमें होता है? जोस्टेरा या सी ग्रास कहते हैं उसे, जो आप सी ग्रासेस बनाते हो ना लंबी लंबी, वो। देन वी हैव एपीहाइड्रोफिली। एपी मतलब होता है ऊपर 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 से। तो यहाँ पे जो पोलन ग्रेन्स है ये वाटर की सरफेस पे जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे पोलन फ्लोट करेंगे बिकॉज उनकी स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी का मतलब होता है उनका जो फ्लोट करने की एबिलिटी है वो पानी जितनी है। तो पानी और पोलन की सेम स्पेसिफिक ग्रेविटी होगी, तो यहाँ पे पोलन जो है ये ऊपर ऊपर फ्लोट करते हैं। किसमें होता है? ये वेलिस्नेरिया में होता है। दिस इज अ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, जोस्टेरा इन हाइपोहाइड्रोफिली, वेलिस्नेरिया इन एपीहाइड्रोफिली। वेलिस्नेरिया ऊपर ऊपर से। अब देर आर अदर एक्वेटिक एक्सेप्शंस आल्सो। तो कुछ ऐसे एक्वेटिक प्लांट्स हैं जो विंड या इंसेक्ट के ऊपर भी डिपेंड करते हैं। विंड के ऊपर डिपेंड करता है आपका पोटामोगेटॉन, याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, मुझसे बोला भी नहीं जा रहा। देन यू हैव इंसेक्ट्स लाइक लोटस और वाटर हाइसिंथ। वाटर हाइसिंथ आपने सुना होगा, लोटस आपने सुना होगा। ये ऐसे प्लांट है जिनके इंसेक्ट इनका पॉलिनेशन कराते हैं। तो ये जो प्लांट होते हैं जनरली पानी के ऊपर दिखते हैं, तो यहाँ पे विंड इंसेक्ट इनका पॉलिनेशन करवा सकते हैं। पानी के अंदर है बट फूल जो है वो ऊपर की तरफ होगा। प्लांट नीचे होता है, फूल जो है वो ऊपर की तरफ दिख रहा होता है। तो इंसेक्ट विंड के थ्रू इसका पॉलिनेशन पॉसिबल है। नाउ वी हैव बायोटिक पॉलिनेशन अडेप्टेशंस। मतलब कुछ ऐसे बायोटिक चीजें जो प्लांट के अंदर ही है या इंसेक्ट के अंदर है जिसकी वजह से जो पॉलिनेशन है वो पॉसिबल है। तो सबसे पहला इज एंटेमोफिली। एंटेमोफिली में क्या होता है? जो प्लांट होगा वो बहुत बड़ा सुंदर दिखेगा जिसकी वजह से इंसेक्ट उसके पास आएंगे, तो वो ऐसी अडेप्टेशन करेगा। तो सुंदर दिखने वाले बड़े प्लांट होंगे, बहुत उसकी मीठी सी नेक्टर होगी, स्टिकी होगा उसका स्पाइनी, जो पोलन्स है वो काफी स्टिकी होंगे, जहां पे इंसेक्ट आए तो एकदम उसके पैर में चिपक जाना चाहिए पोलन। कहाँ कहाँ होता है? रोज, जैस्मिन, साल्विया, यहाँ पे आपके पास क्या कहते हैं, बड़े बड़े फ्लोरल अडेप्टेशन देखने को मिलते हैं जहाँ पे जो स्मेल है वो बहुत अच्छी हो, नेक्टर बहुत अच्छा हो, ठीक है। देन वी हैव ऑर्निथोफिली। ऑर्निथोफिली मतलब बर्ड्स के थ्रू यहाँ पे हो रहा है। बर्ड्स में क्या क्या होता है? तो बर्ड्स के लिए अगेन सुंदर दिखना चाहिए, ब्राइटली कलर्ड होने चाहिए, बड़े होने चाहिए, नेक्टर थोड़ा डाइल्यूट होना चाहिए, पोलन्स स्टिकी होने चाहिए, फ्रेग्रेंस नहीं होना चाहिए। बर्ड्स को फ्रेग्रेंस का वो नहीं है, बर्ड्स डोंट लाइक फ्रेग्रेंस। बर्ड्स का जो स्मेल रिसेप्टर होता है बहुत स्ट्रांग होता है, तो अगर फ्रेग्रेंस बहुत स्ट्रांग होगी तो दैट विल नॉट बी गुड फॉर द बर्ड्स, तो भाग जाएंगे वो, है ना। तो जो बर्ड्स के लिए आपको फ्रेग्रेंस नहीं चाहिए। देन वी हैव बैट्स। बैट्स के लिए जो फ्लावर होंगी वो बहुत फ्रेगमेंटेड होने चाहिए, अबंडेंट नेक्टर होना चाहिए। बैट्स बड़े होते हैं, अबंडेंट नेक्टर, पोलन ऐसे होने चाहिए जिसको खा भी सके। तो कुछ पोलन वो खा लेता है, कुछ पोलन उसके चिपक जाती है और वो पोलन लेके चला जाता है। बैट्स वाले को हम कहते हैं काइरिप्टोटेरिफिली, ठीक है, राइट। तो ये बैट्स के थ्रू होता है। इसमें कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, उतना याद करने की जरूरत नहीं है। देखो इतना स्पेसिफिक एग्जाम्पल नहीं पूछता है कोई एग्जाम, थोड़ा बहुत अगर याद कर सकते हो तो अच्छा है। बी से भी याद रखना, बर्ड्स से बी से भी याद रखना, बोम्बैक्स ब्यूटी, ठीक है, ब्यूटीफुल फ्लावर चाहिए आपको तो बी से भी ऐसे याद रख सकते हो। बैट्स, बैट से आप क्या याद रख सकते हो? बैट से याद रख सकते हो ये वाला इजी है, एडेनसोनिया, ठीक है, सोनिया नाम की लड़की है उसके पास एक बैट है, ठीक है, एडेनसोनिया हो गया। एंड देन इंसेक्ट में आप रोज जैस्मिन, ये तो सिंपल है, दो याद कर लेना, रोज जैस्मिन, दैट्स इट, ठीक है। नेक्स्ट, अब कुछ कुछ फ्लावर्स के अंदर क्या हो जाता है कि अब कोई फ्लावर है, सपोज ये एक प्लांट के अंदर दो फ्लावर्स हैं, ठीक है। अब ये क्या करेंगे, ये जो फ्लावर्स है, ये सपोज ये वाला फ्लावर इसके साथ ऑटोनॉमी कर रहा है, ठीक है, ये ऐसे इसी के साथ इसका मेल फीमेल इसी में ग्रो हो रहा है, इसी का भी मेल फीमेल इसी से ग्रो होकर नया झाड़ बना रहा है। इससे हो जाता है इन ब्रीडिंग डिप्रेशन। मतलब जो ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो नहीं आने चाहिए वो भी दिखने लग जाते हैं। मतलब ये जो फ्लावर है, अगर ये फ्लावर सड़ गया है फॉर एग्जाम्पल, कोई भी इसको जेनेटिक प्रॉब्लम हो गई, फ्लावर में भी जेनेटिक म्यूटेशन होती है, इसको प्रॉब्लम हो गई है जेनेटिक लेवल पे,
अब ये इसके साथ ही अगर इनब्रीड करके नया फूल बना रहा है तो उसमें भी जेनेटिक प्रॉब्लम होगी, तो वो भी खराब निकलेगा, राइट? या ये इसको भी अगर कर दिया तो ये सेम ही प्लांट के दो फ्लावर अगर आपस में रिप्रोड्यूस करेंगे, यहाँ पे भी प्रॉब्लम्स होंगी। तो ये इस इनब्रीडिंग डिप्रेशन से क्या कहते हैं उसको क्रॉस करने के लिए हमारे पास होते हैं आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस। मतलब प्लांट ने आपस में ही अडेप्टेशन ऐसी कर ली है कि कुछ कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो आउट ब्रीडिंग शो करते हैं, बिकॉज उनके स्ट्रक्चर उनको अलाउ ही नहीं करते कि वो इनब्रीडिंग कर पाए। इसको हम कहते हैं आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस। तो वो फोर्स हो जाते हैं क्रॉस पॉलिनेशन करने के लिए, वो सेल्फ पॉलिनेशन कर ही नहीं पाते, भले ही वो बाइसेक्सुअल हो फिर भी नहीं कर पाते। उसको हम कहते हैं आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस। तो कैसे नहीं कर पाते? सबसे पहला है यूनिसेक्सुअलिटी। कुछ कुछ प्लांट्स होते हैं यूनिसेक्सुअल, उनके पास सिर्फ एक ही है, या मेल है या फीमेल है, पूरा प्लांट ही मेल है या फीमेल है, तो उसको दूसरे प्लांट के साथ रिप्रोड्यूस करना ही पड़ेगा। ठीक है, एग्जाम्पल्स क्या है? मेज हो गया विच इज डायोशियस। डायोशियस का मतलब होता है यूनिसेक्सुअल। एक ही डायोशियस, देखो अगेन बी थोड़ा सा कॉशियस व्हेन यू यूज दिस वर्ड्स। डायोशियस का मतलब ये नहीं है कि दोनों एक ही में है, बाइसेक्सुअल का मतलब दोनों एक में। डायोशियस मतलब दिखने में अलग अलग, मेल फूल फीमेल फूल अलग अलग होते हैं। ह्यूमंस आर डायोशियस, मेल इंसान अलग दिखता है, फीमेल अलग दिखती है, राइट? तो डायोशियस का मतलब होता है यूनिसेक्सुअल होना, अलग अलग दिखना। एक प्लांट के पास एक ही टाइप का सेक्स ऑर्गन है। पपाया के पास भी यूनिसेक्सुअल या यूनिसेक्सुअल या डायोशियस होते हैं। ये भी मलबेरी अगेन मेल फीमेल अलग अलग। देन वी हैव डाइकोगेमी। डाइकोगेमी का मतलब है जो एंथर और स्टिग्मा है ये अलग अलग टाइम पे मैच्योर हो रहे हैं। तो भले ही आपके एक ही इसमें आते हैं, एक ही फ्लावर में है, द मेल पार्ट फीमेल पार्ट एक ही फूल में है, फिर भी ये सेल्फ पॉलिनेट नहीं कर पा रहे, क्योंकि एंथर अलग टाइम पे मैच्योर हो रहा है, स्टिग्मा अलग टाइम पे मैच्योर हो रही है। तो दे आर फोर्स्ड टू डू क्रॉस पॉलिनेशन, या दे आर एनकरेज्ड टू डू क्रॉस पॉलिनेशन। तो इसको क्रॉस पॉलिनेशन करना पड़ता है। तो प्रोटोएंड्री होता है सनफ्लावर में, जहां पे सनफ्लावर का मेल पार्ट जल्दी मैच्योर हो जाता है। प्रोटोगाइनी होता है ग्लोरियोसा में, यहाँ पे गाइनोशियम का पार्ट जल्दी मैच्योर हो जाता है। दिस इज कॉल्ड एज डाइकोगेमी। देन वी हैव प्रीपोटेंसी। प्रीपोटेंसी के अंदर जो फॉरेन पोलन्स है वो फटाक से आके जो है अपने यहाँ वहां के पोलन्स आके फटाक से स्टिग्मा को जर्मिनेट कर देते हैं। जब तक सेल्फ पोलन मैच्योर हो, जब तक सेल्फ पोलन पहुंचे, तब तक फॉरेन पोलन्स वहां पहुंच जाते हैं। इसको हम कहते हैं प्रीपोटेंसी। ठीक है, ये किस में होता है? एप्पल प्लांट में होता है। पोलन्स विल जर्मिनेट इट फास्टर। तो आपके सेल्फ पोलन आए पर वो जर्मिनेट ही नहीं कर पा रहे हैं, तो प्लांट कैसे बनेगा? उससे पहले फॉरेन पोलन ने जर्मिनेट कर दिया। इसको हम कहते हैं प्रीपोटेंसी। ठीक है, नेक्स्ट इज हेट्रोस्टाइली। हेट्रोस्टाइली का मतलब है जो स्टिग्मा है और एंथर है ये ऐसी पोजीशन पे है कि ये दोनों मिल ही नहीं पा रहे। यहाँ पे हाइट लेवल का डिफरेंस हो गया है ना, हाइट का डिफरेंस हो गया यहाँ पे। ऐसी ऐसी अलग अलग जगह पे है कि वो मिल ही नहीं पा रहे। किसमें होता है? प्राइमरोज के अंदर होता है। ठीक है, देन यू हैव हर्कोगैमी। हर्कोगैमी का क्या मतलब है कि ऐसे जो उनके प्लांट है उसके उनके बीच में बैरियर है, स्टिग्मा और एंथर के बीच में बैरियर हो गया, तो अब ये दोनों मिल ही नहीं पा रहे। एक प्लांट के स्टिग्मा और एंथर के बीच में बैरियर है, तो वो आपस में मिल नहीं पा रहे। ठीक है, कहां होता है? कैलोट्रेपिस में। देन सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, मतलब कुछ ऐसी जेनेटिक म्यूटेशन हो रही है, मतलब जब भी वो प्लांट सेल्फ पॉलिनेट कर रहा है कुछ ऐसा जेनेटिक म्यूटेशन हो जा रहा है जिससे जर्मिनेशन ही नहीं हो पा रही। तो दीज आर एनकरेज्ड टू डू आउट ब्रीड, यानी क्रॉस पॉलिनेशन करना पड़ रहा है इनको। खुद के इसमें ये बच्चा पैदा ही नहीं कर पा रहे, तो इनको बाहर से कोई दूसरा प्लांट का पोलन लेना पड़ रहा है। किसमें होता है? टोबैको और टी प्लांट के अंदर होता है आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। तो आउटब्रीडिंग डिवाइसेस आर सच डिवाइसेस which are adapted by the plant so that they encourage cross pollination. They don't do self pollination because self pollination will lead to inbreeding problems. ठीक है, inbreeding problems हो सकती है in self pollination. ठीक है, next we will start with pollen pistil interaction.
पॉलन पिस्टल कैसे इंटरेक्ट करते हैं, कैसे पता चलता है पिस्टल को कि एक कंपैटिबल पॉलन आया है। तो अगर ये एक पिस्टल है, पिस्टल इज द फीमेल पार्ट है ना, ये पिस्टल है, ये आपका पोलन है, यहाँ पे आ गया, दिस इज द पोलन विच इज N haploid, this is your pollen grain। ये पोलन ग्रेन यहाँ पे आया है, टिक 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 टिक, पोलन ग्रेन यहाँ पे आया है। और अब इस पिस्टल के पास कुछ स्पेशल टाइप की प्रोटीन्स होंगी जिनसे ये रिकॉग्नाइज करेगा कि ये एक मेरा कंपैटिबल पोलन है। ठीक है, तो इसके पास कुछ स्पेशल प्रोटीन, नाम उसका कुछ पढ़ने का जरूरत नहीं है, क्या प्रोटीन कैसे काम करता है अभी नहीं पढ़ना आपको, टेंशन मत लो। तो ये पोलन यहाँ आके चिपक गया है। ठीक है, इसको रिकॉग्नाइज कर लिया पिस्टल ने, ये कंपैटिबल है, किसी दूसरे झाड़ का नहीं है, किसी दूसरी स्पीशीज का नहीं है, मेरी स्पीशीज का है, दूसरे प्लांट का रहेगा तो चलेगा। ठीक है, अब ये जो कंपैटिबल पोलन है यहाँ पे क्या करेगा, ये न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करेगा स्टिग्मा से। तो ये जो स्टिग्मा है इससे ये न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करेगा और इसमें जर्मिनेट करेगा एक पोलन ट्यूब। तो यहाँ एक पोलन ट्यूब बनाएगा, ये ऐसे एक पोलन ट्यूब बनाएगा, ऐसे एक पोलन ट्यूब बनाएगा। ठीक है, ऐसे एक पोलन ट्यूब बनाएगा। ये पोलन ट्यूब कैसे बनती है, ये पोलन ट्यूब कैसे बनती है, ये पोलन ट्यूब ऐसे बनती है कि स्टाइल के थ्रू ऐसे पास ऑन करेगी, स्टाइल के थ्रू ऐसे पास करेगी, इसको हम कहते हैं जर्मिनेशन ऑफ द पोलन ट्यूब। ठीक है, ये चीज अगर आपको लैब में करनी है, अगर ये सेम, ये तो नेचुरली हो रहा है, ये तो नेचुरल है, ये सेम चीज अगर इन विट्रो करनी है यानी लैब में करनी है तो कैसे करोगे आप चीनी यूज करते हो, सुक्रोज एज अ न्यूट्रिएंट का सोर्स जिससे उसको न्यूट्रिएंट मिलेगा, और बोरिक एसिड यूज करते हो, बोरिक एसिड से वो रिएक्शन फास्ट होती है, कैटलिस्ट सुना होगा ना, रिएक्शन फास्ट होगी विद बोरिक एसिड। ठीक है, तो ये चीज लैब में होगी सुक्रोज और बोरिक एसिड के हेल्प से, राइट। नेक्स्ट वी हैव आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में क्या करते हैं हम, एक एंथर से, एक प्लांट से उसका एंथर निकालेंगे, उसको हम कहते हैं इमैस्कुलेशन, एंड देन दूसरे जिसमें स्टिग्मा होगा, स्टिग्मा के ऊपर हम चिपका देंगे और उसकी बैगिंग कर देंगे। बैगिंग मतलब होता है उसको बटर पेपर से कवर कर देंगे ताकि कोई और पोलन वहां पे नहीं आए। तो हमको जो चाहिए हम वही पोलन चिपकाएंगे और उसको कवर करके रख देंगे। तो हमने एक पत्ते से नहीं, एक पोलन से उसका पोलन ग्रेन निकाला, ठीक है, और हमारे फेवरेट फीमेल प्लांट पे डाल दिया, उसको कवर कर दिया, बैगिंग कर दी उसकी, बटर पेपर से उसको कवर कर दिया, जिससे कोई दूसरा टाइप का पोलन वहां पे स्टिक नहीं होना चाहिए, हमको जो चाहिए वही ग्रो होना चाहिए। ठीक है, हमको जो चाहिए वही ग्रो होना चाहिए। ठीक है, पोलन पिस्टल ने इंटरैक्ट कर लिया, पिस्टल ने रिकॉग्नाइज कर लिया स्पेशल प्रोटीन्स के थ्रू, पोलन ट्यूब बन गई। अब क्या होगा, फर्टिलाइजेशन। प्लांट में जो फर्टिलाइजेशन होता है उसको हम कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। प्लांट के अंदर होता है डबल फर्टिलाइजेशन क्योंकि दो स्पर्म सेल आ रहे हैं, स्पर्म कह लो, मेल गैमीट कह लो, दो मेल गैमीट आ रहे हैं, याद है ना, दो मेल गैमीट बनते हैं, तो दो मेल गैमीट्स आ रहे हैं पोलन के थ्रू। तो यहाँ पे 2 बार फर्टिलाइजेशन होती है। कैसे होती है, तो जो ये जो प्रोसेस है ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन, दिस वाज डिस्कवर्ड बाय नवाशिन इन लिलियम एंड फ्रिटिलेरिया। 2 टाइप के फ्लावर्स है जिसके अंदर ये साइंटिस्ट, हमारे नवाशीन साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है जहां पे 2 मेल गैमीट पोलन ट्यूब के थ्रू आते हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं सिफोनोगैमी। ठीक है, उसके बाद ये जो दोनों पोलन ट्यूब है ये माइक्रोपाइल एंड के थ्रू घुसते हैं। अगर ये माइक्रोपाइल एंड के थ्रू घुसेंगे तो हम इसे कहते हैं पोरोगैमी, जो जनरली हर प्लांट के अंदर होती है। बट अगर वो चलेजल एंड के तरफ से घुसेंगे, यानी देखो ऐसे तो ये नीचे से आ रहे हैं ना, ऐसे नीचे से आ रहे हैं, देखो डायग्राम में भी दिख रहा है कैसे आ रहे हैं, ये डायग्राम दिख रहा है, दिख तो रहा है, कैसे आएंगे, ऐसे नीचे से आएंगे, है ना। बट कभी कभी क्या हो सकता है, ऐसे नीचे से आ रहे हैं माइक्रोपाइल एंड से, बट कभी कभी ये चलाजल एंड से भी आ सकते हैं। जो ट्यूब है ये ऊपर से बनेगी, इसको हम कहते हैं चलाजोगैमी। और अगर ऊपर नीचे कोई भी पोल नहीं, बाजू से आ गया, साइड से घुस गया, इंटेग्यूमेंट, जहां इंटेग्यूमेंट थे, आउटर इंटेग्यूमेंट, इनर इंटेग्यूमेंट, उसको फाड़ते हुए अगर अंदर घुस गया तो उसको हम कहेंगे मीजोगेमी, उसको हम कहेंगे मीजोगेमी। तो यूजुअली सब प्लांट के अंदर पोरोगेमी होती है, मीजोगेमी नहीं होती, मतलब होती है, इतनी कॉमन नहीं है।
ठीक है, यूजुअली प्लांट के अंदर पोरोगेमी होती है, मतलब माइक्रोपाइल एंड से ही घुसते हैं, इसलिए जब हम डायग्राम बनाएंगे तो हम उसको माइक्रोपाइल एंड से ही घुसाते हुए दिखाएंगे। तो डायग्राम विल बी लाइक दिस, नीचे से जा रहा है, ठीक है, तो पोलन ट्यूब नीचे से होते हुए जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे दो चीजें होती हैं, पहला होता है सिनगेमी। सिनगेमी में के अंदर क्या होता है, जो एक मेल, तो दो मेल गैमीट थे, है ना, एक मेल गैमीट, दो मेल गैमीट, ये दोनों मेल गैमीट है। तो एक मेल गैमीट किसके साथ अटैच होगा, फीमेल गैमीट के साथ, फीमेल गैमीट के साथ। और दूसरा मेल गैमीट किसके साथ अटैच होगा, पोलर न्यूक्लियाई के साथ। याद है, पोलर न्यूक्लियाई विच वॉज 2n, ये क्या है, पोलर न्यूक्लियाई विच वॉज 2n। तो अब मुझे बताओ 1 + 1 कितना होता है, 2 होता है। तो यहाँ 1n है, 1n है, तो ये कितना बनेगा, 2n बन जाएगा। तो दिस इज द जाइगोट ऑफ द प्लांट, जो आगे जाके एम्ब्रियो बनाएगा। एंड 2 + 1 कितना होता है, 3 होता है। तो दिस इज द 3n, दिस इज द 3n प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, दिस इज द प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस और द एंडोस्पर्म। ये क्या करता है, ये आगे जाके न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करेगा, जो जाइगोट ग्रो हो रहा है उसको न्यूट्रिएंट देगा। तो ये जो प्राइमरी एंडोस्पर्म है इस जाइगोट को न्यूट्रिएंट देता है। ठीक है, तो ये आपका डबल फर्टिलाइजेशन था, दिस वाज योर डबल फर्टिलाइजेशन। तो ये वाला जो पार्ट है जहां पे मेल गैमीट एग सेल के साथ फ्यूज करता है, इसको हम सिनगेमी कहते हैं। जहां पे मेल गैमीट पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज करता है उसको आप ट्रिपल फ्यूजन कहते हो, क्योंकि ये 2 बार हो रहा है, अलग अलग मेल गैमीट अलग अलग सेल्स को फ्यूज कर रहे हैं, इसको मिला के आप कहते हो डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, यहां तक अगर सब कुछ समझ में आ रहा है, अगेन यू कैन कॉल टू आवर एजुकेशनल काउंसलर्स, डोंट हेसिटेट, कॉल आप ऐसे ही करके नॉर्मल बैच के बारे में बस जानकारी भी ले सकते हो। ठीक है, बोल सकते हो यूट्यूब पे मैम देखा था, तो अब आपको कुछ डाउट्स पूछने हैं तो आप बैच के बारे में जरूर देखना। मैं इसीलिए इतना फोर्स कर रही हूँ बिकॉज मजा आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं कि डबल फर्टिलाइजेशन की क्या इंपॉर्टेंस है। व्हाई वाज डबल फर्टिलाइजेशन हैपनिंग, हुआ ही क्यों, है ना। तो सबसे पहले ये सिर्फ एंजियोस्पर्म्स के अंदर होता है, यानी सिर्फ फ्लावरिंग प्लांट के अंदर होता है। ऐसे प्लांट जो फ्लावर बना सकते हैं उनके अंदर ही होता है, सबके अंदर नहीं होता। ठीक है, और ये इंश्योर करता है कि प्लांट के पास खाना बचाओ, है ना। किसने किसने इंश्योर किया, एंडोस्पर्म ने। एंडोस्पर्म कैसा था, 3n था, राइट। उसने इंश्योर किया कि खाना बचा होना चाहिए। तो अगर एग फर्टिलाइज हो जाता है तो उसके पास खाना बचा होना चाहिए, इसीलिए 2 बार फर्टिलाइजेशन हुई। फर्स्ट फर्टिलाइजेशन सिनगेमी, जिससे अंडा फर्टिलाइज हो गया, जाइगोट बन गया। सेकेंड फर्टिलाइजेशन हुआ ताकि जो अंडा फर्टिलाइज हुआ है उसको खाना मिल पाए, है ना, राइट। अब जो डिप्लॉइड जाइगोट है जो आगे जाके एम्ब्रियो बनाएगा, और जो ट्रिप्लॉइड पेन है, पेन इज प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, ये क्या बनाएगा, एक न्यूट्रिटिव एंडोस्पर्म बनाएगा, मतलब उसके अंदर खाना होगा। ठीक है, जिससे वो प्लांट को, जाइगोट को डेवलप करने के लिए खाना देगा। ठीक है, रिस्टोर्स द डिप्लॉइड प्लॉइडी ऑफ 2n वाया सिनगेमी, मतलब जो प्लॉइडी पहले 2n थी, राइट, जो मियोसिस की वजह से n हो गई थी, अब 2n मिल गए, 2n ने मिलके फिर से 2n बना दिया, तो प्लॉइडी जो है वो फिर से रिस्टोर हो जा रही है। ठीक है, और इससे क्या होगा, कोई भी टाइप की पॉली एम्ब्रियोनी नहीं होगी। ऐसा नहीं होगा कि एक प्लांट के अंदर बहुत सारे एम्ब्रियो बन रहे हैं, एक ही ओव्यूल के अंदर 2-3 एम्ब्रियो बन गए, ऐसा भी नहीं होगा। तो डबल फर्टिलाइजेशन से एक एंडोस्पर्म बन जाता है, एक मेल गैमीट से एंडोस्पर्म बन जाता है, एक मेल गैमीट से जाइगोट बन जाता है। दिस मेक श्योर कुछ चीज वेस्ट भी नहीं होगी, क्योंकि एंडोस्पर्म तब भी बनता है जब जाइगोट बना, नहीं तो एंडोस्पर्म नहीं बनता। जब फर्टिलाइजेशन हुआ तो ही एंडोस्पर्म बनेगा, तो वेस्ट भी नहीं हुआ और पॉली एम्ब्रियोनी भी नहीं हुई, क्योंकि जाइगोट बन गया तो दूसरा अपने आप ही एंडोस्पर्म बन जाता है, क्योंकि वो 2n के साथ ही कंबाइन करेगा, पोलर न्यूक्लियाई के साथ, राइट। तो ना कोई चीज वेस्ट होगी, ना कोई चीज डबल डबल बन जाएगी। ठीक है, ठीक है। अब ये जो एंडोस्पर्म है ये अलग अलग प्रकार का भी हो सकता है। पहला हमारे पास होता है द न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। न्यूक्लियर एंडोस्पर्म कैसा होता है, जहां पे आपका प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस माइटोटिकली डिवाइड करता रहेगा। ये आपके कोकोनट के अंदर होता है, जो कोकोनट का
पानी पीते हो या जो मलाई खाते हो, दैट इज बेसिकली द एंडोस्पर्म ऑफ द कोकोनट। वीट के अंदर भी होता है, वीट के अंदर जो भी न्यूट्रिशियस पार्ट होता है जो आप खाते हो, वीट के अंदर जो स्टार्च होता है जो आप खाते हो, दैट इज बेसिकली द एंडोस्पर्म, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। यहाँ पे क्या होता है, जो न्यूक्लियस है वो डबल 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 करता रहेगा, डिवाइड करता रहेगा, और अंदर अलग अलग सेल नहीं बनते, सिर्फ न्यूक्लियर ही न्यूक्लियर रहते हैं, मतलब उनका सेल वॉल डिवाइड नहीं होता, ठीक है। तो वॉल नहीं फॉर्म होती, सिर्फ एक ही सेल के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस होंगे। देन वी हैव सेलुलर टाइप। सेलुलर टाइप में सेल्स बन जाएंगे, सेलुलर टाइप में ऐसे अलग अलग सेल्स बन जाती हैं, जो एंडोस्पर्म है उसी के अंदर बहुत सारी अलग अलग सेल्स होंगी, तो सेल वॉल के थ्रू इसकी डिवीजन होती है। देन वी हैव द हेलोबियल टाइप। हेलोबियल टाइप में क्या होता है, यहाँ पे बीच के अंदर एक स्पेस बन जाता है, ठीक है। तो चलाजल एंड और माइक्रोपाइलर एंड के अंदर अनइक्वल डिवीजन हो जाता है बिकॉज ऑफ दिस स्पेस। तो माइक्रोपाइलर एंड अगर आप देखोगे यहाँ पे ऊपर की तरफ दिखाया गया है, ध्यान से देखना, माइक्रोपाइलर एंड पे कम है ना, पार्ट्स यहाँ पे थोड़े कम है। कैन यू सी इट? ओ यू कैन नॉट सी इट, वेट। माइक्रोपाइलर एंड की तरफ यहाँ पे, है ना, माइक्रोपाइलर एंड की तरफ यहाँ पे थोड़ा जो एंडोस्पर्म है वो थोड़ा कम है ना। माइक्रोपाइलर एंड की तरफ यहाँ पे जो एंडोस्पर्म है वो थोड़ा कम है, और चलाजल एंड पे जो एंडोस्पर्म है वो थोड़ा ज्यादा है, तो यहाँ पे अनइक्वल डिवीजन हो जाता है। तो एंडोस्पर्म भी अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, जहाँ पे डिवीजन ऑफ द एंडोस्पर्म अलग अलग हो सकता है। देन वी हैव द मोज़ेइक टाइप। मोज़ेइक टाइप में क्या होता है, जो यहाँ पे पैचेस बन जाते हैं, एंडोस्पर्म के अलग अलग पैचेस बन जाते हैं। तो ये आपको कॉर्न के अंदर देखने को मिलता है, यहाँ पे जो एंडोस्पर्म होगा उसके अलग अलग पैचेस होंगे। कॉर्न का अगर आप एक सीड देखोगे तो वो अनइक्वल थोड़ा डिवीजन होता है, वहां पे भी जो डिवीजन होता है अंदर एंडोस्पर्म का वो इक्वल नहीं होता, ठीक है। तो ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना कोई पूछता नहीं है। न्यूक्लियर टाइप याद रखना बस, न्यूक्लियर टाइप में वीट, कोकोनट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको अच्छे से याद रखना है। न्यूक्लियर टाइप इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप, ठीक है। यार देखो, उसी के ऊपर आपको ब्रेन पावर में क्वेश्चन भी पूछ लिया गया है, वॉट डू यू ईट इन अ टेंडर कोकोनट। जब आप एक कोकोनट खाते हो, टेंडर कोकोनट मतलब जो ड्राई नहीं होता, जो नारियल पानी वाला पानी, वो खाते हो, तो उसके अंदर होता क्या है, तो उसके अंदर जो पानी होता है, जो आप पीते हो, जो पानी आप पीते हो, दैट इज द न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, वो आपका न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होता है। और जो वॉल होती है उसके बाहर की तरफ जो अंदर में वॉल होती है, दैट इज द सेलुलर एंडोस्पर्म। तो पूरा मलाई आपका सेलुलर एंडोस्पर्म है, और जो आप पीते हो दैट इज द लिक्विड न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। क्रेजी, आप एंडोस्पर्म पीते हो बेसिकली, जब आपको, जब तबीयत खराब होती है नारियल पानी पीते हो, जब डायरिया वगैरह होता है नारियल पानी पीते हो, है ना। तो ऐसे कंडीशंस में आप नारियल पानी पीना पसंद करते हो, राइट राइट। ओके, नाउ वी विल स्टडी द एम्ब्रियोजेनेसिस, ठीक है। तो इस प्रोसेस में हम देखेंगे कि जाइगोट तो हमने बना लिया, अब जाइगोट से एम्ब्रियो कैसे बनेगा, ये आपके पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के अंदर आता है, जहां पे आपका जाइगोट बन चुका है, फर्टिलाइजेशन हो गई है। अब जाइगोट से जो है एम्ब्रियो कैसे बनेगा, तो जाइगोट सबसे पहले आपके माइक्रोपाइल और एम्ब्रियोसाइड, जहां पे आपका एम्ब्रियो है और माइक्रोपाइल है, वैसे बीच में से डिवाइड करेगा, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं फर्स्ट डिवीजन, दिस इज द फर्स्ट डिवीजन, जहां पे नीचे का सेल और ऊपर का सेल बनेगा, ठीक है। सस्पेंसर इनिशियल इज योर माइक्रोपाइल एंड, जहां पे आपका एम्ब्रियो है थोड़ा बड़ा होता है, दैट इज योर चलाजल एंड। तो वहां से ये 2 डिवाइड करेगा। फिर जो सस्पेंसर है ये 6 से 10 सेल्स बनाएगा, जिसको हम कहते हैं हॉस्टोरियम। तो जो ऊपर वाला पार्ट है उसको हॉस्टोरियम कहा, और जो नीचे वाला पार्ट है इसको हाइपोफिसिस कहा, ठीक है। तो नीचे वाले पार्ट को हाइपोफिसिस, ऊपर वाले पार्ट को हॉस्टेरियम। उसके बाद आपका जो एम्ब्रियो है ये एक हार्ट शेप का बन जाएगा, तो ये ऐसे डिवाइड करता रहेगा। देखो, ये आपका सस्पेंसर है, नीचे वाला सेल, इस पे आपके 6 to 10 सेल्स है, और ये जो ऊपर वाला पार्ट है, ये जो आपका एम्ब्रियोनल पार्ट है, दिस इज द हॉस्टोरियम पार्ट, ठीक है। अब ये जो है ये डिवाइड करते रहेंगे, और ये हार्ट शेप का बना लेंगे, एक हार्ट शेप का स्ट्रक्चर बना लेंगे, इसको हम कहते हैं हार्ट शेप्ड सेल। उसके बाद एक हॉर्स शू जैसा शेप बना लेंगे, इसको टॉर्पीडो स्टेज भी कहते हैं, या इसको आप हॉर्स शू शेप कह सकते हो, हॉर्स शू शेप्ड एम्ब्रियो इसको आप कह सकते हो, ठीक है। तो ये ऐसा बना देते हैं, एंड देन उसके बाद जो है आपका
एक प्रॉपर एम्ब्रियो बनता है जो कैसा दिखता है बता हम, बीच में आपका प्लूम्यूल होता है। रुको मैं ये स्ट्रक्चर एक्सप्लेन कर रही हूँ, ये कुछ ऐसा दिखने लगता है। दिस इज द एम्ब्रियो। ये आपका ऐसे कुछ एम्ब्रियो बन जाता है। ये आपका प्लूम्यूल है, यहां से आपका प्लांट जो है वो उगता है। ये जो नीचे वाला प्लांट है ये आपका रेडिकल है, दिस इज योर रेडिकल। ठीक है, जो नीचे वाला पार्ट है दिस इज योर रेडिकल ऑफ द प्लांट। यहां से क्या होता है, यहां से आपके रूट्स बाहर निकलते हैं। तो यहाँ पे आपका जो एक एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर है वो ऐसे बन जाता है। दिस पार्ट इज ऑल्सो नॉट दैट इंपॉर्टेंट, आपको बस इतना याद रखना है कि जो एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो से हार्ट बना, हार्ट से हॉर्स शेप बन गया। दैट्स इट, दिस इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, उतने क्वेश्चन इस पे भी नहीं आते। ठीक है, स्टेजेस पे इतने नहीं आते। यहाँ से आपको क्वेश्चन एक्सपेक्टेड हो सकता है मोनोकॉट का स्ट्रक्चर। अब हमारे पास एम्ब्रियो जो होते हैं वो दो टाइप के हो सकते हैं। पहला होता है मोनोकॉट, दूसरा होता है डाइकॉट। ये दोनों चीजें आपने क्लास 11th में तो पढ़ी होंगी शायद थोड़ी बहुत, है ना। मोनोकॉट के अंदर क्या होता है, सिर्फ एक ही कॉटलिडन होता है सीड के अंदर। डाइकॉट के अंदर ऐसे आपके दो कॉटलिडन होते हैं सीड के अंदर। तो व्हीट, मक्का, ये सब एग्जाम्पल है आपके मोनोकॉट के। डाइकॉट्स के अंदर आपके ग्राउंडनट आ जाते हैं जिनके अंदर दो ऐसे पार्ट्स निकलते हैं उसके। तो एक सीड के दो पार्ट्स होंगे, दैट इज अ डाइकॉट प्लांट। हमको जैसे एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर पढ़ना है, हमको सिर्फ मोनोकॉट का एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर पढ़ना है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ये एक मेज का सीड है, ये एक मेज का सीड दिख रहा है। बाहर इसके एंडोस्पर्म है, द 3N एंडोस्पर्म जो आप खाते हो, टेस्टी लगता है। बीच में इसका एम्ब्रियो है और ये इसका एम्ब्रियो का पूरा डायग्राम है। तो यहाँ पे अगर आप एम्ब्रियो को ध्यान से देखोगे तो ये आपका पूरा बाहर का एंडोस्पर्म हो गया। दिस इज योर एंडोस्पर्म, राइट, दिस इज योर एंडोस्पर्म। ये आपका एंडोस्पर्म है। अंदर की तरफ आप देखोगे कि आपके जो प्लूम्यूल है उसको कवर, प्लूम्यूल मतलब वो रीजन जहां से आपका जो ऊपर का पार्ट ऑफ द प्लांट है वो बाहर निकलेगा। यहां से आपका स्टेम ग्रो होता है, रेडिकल से आपके रूट्स ग्रो होते हैं नीचे की तरफ। तो यहाँ पे आपकी रेडिकल है नीचे, यहाँ पे आपका प्लूम्यूल है। तो प्लूम्यूल को कौन प्रोटेक्ट करेगा, कोलियोप्टाइल। रेडिकल को कौन प्रोटेक्ट करेगा, रेडिकल को कौन प्रोटेक्ट करेगा, कोलियोरीजा। ठीक है, इस कोलियोप्टाइल के ऊपर की तरफ आपको एक सिंगल टर्मिनल कॉटलिडन दिखेगा जो इस कॉटलिडन को टर्मिनेट करता है, खत्म करता है। यहाँ पे आपके पास जो लेयर होगी दिस इज कॉल्ड एज स्क्यूटेलम। ये जो स्क्यूटेलम है ये सिर्फ मोनोकॉट्स के अंदर होती है, डाइकॉट्स के अंदर नहीं होती। प्लूम्यूल इज लैटरल, मतलब ऐसे साइड में है ना, प्लूम्यूल थोड़ा सा साइड में है, लैटरली प्रेजेंट है। तो फाइनली आपका जब ग्रोथ हो जाती है तो आपका जो ओव्यूल है ये सीड बनाता है, और जो ओवरी है वो आपकी फ्रूट बनाती है। जो भी आप फ्रूट्स खाते हो टेस्टी लगता है, वो एक प्लांट की ओवरी थी किसी टाइम पे। ठीक है, और जो ओव्यूल्स है दे आर द सीड्स, जो ओव्यूल्स है दे आर द सीड्स ऑफ द प्लांट। ओके, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे कि जो सीड है वो कौन से टाइप्स की जो आपको सीड देखने को मिलती है। दो टाइप्स की होती है, नॉन एंडोस्पर्मिक एंड एंडोस्पर्मिक। नाम में ही है, नॉन एंडोस्पर्मिक ऐसे सीड्स हैं जिनके अंदर एंडोस्पर्म होता ही नहीं है, कंप्लीटली एब्जॉर्ब कर लेता है, एम्ब्रियो पूरा खा जाता है। ये ऐसे प्लांट्स होते हैं जो बहुत प्रोटीन वाले प्लांट्स होते हैं। तो बीन्स हो गए, मटर के दाने हो गए, बीन्स हो गए, ये ऐसे प्लांट हैं जो नॉन एंडोस्पर्मस होते हैं। जो एंडोस्पर्मस होते हैं जनरली बहुत उनके अंदर ना कार्बोहाइड्रेट होता है, जैसे कि मेज हो गया, व्हीट हो गया, ये एंडोस्पर्मस है। नॉन एंडोस्पर्मिक को हम एक्स एल्बुमिनस भी कहते हैं, एंडोस्पर्मिक को हम एल्बुमिनस कहते हैं। ठीक है, तो जहां पे आपकी एंडोस्पर्म रह गई मैच्योर सीड में उसको हमने एंडोस्पर्मिक कहा, जहां नहीं रही उसको नॉन एंडोस्पर्मिक कहा। ठीक है, उसको हमने नॉन एंडोस्पर्मिक कहा। ये जो सीड कोट होता है, इस सीड कोट के अंदर, अब यहाँ डायग्राम नहीं है हम बना लेते हैं। अगर ये एक सीड है तो इसकी एक सीड कोट होगी। ठीक है, तो जो इनर लेयर होगी इस सीड कोट की, इसको हम कहेंगे टेगमेन। और इसके बाहर भी और एक लेयर होगी जो इस सीड को प्रोटेक्ट कर रही होगी, इसको हम कहेंगे टेस्टा। ठीक है, इसको हम कहेंगे टेस्टा। और इसी आपके जो सीड है
इसके अंदर आपके पास एक न्यूसेलस की लेयर होगी। न्यूसेलस इज ऑल्सो अ लेयर जो कि परसिस्टेंट है। न्यूसेलस कहाँ देखी थी हमने? न्यूसेलस देखी थी हमने इन द एम्ब्रियो सैक। न्यूसेलस की लेयर थी जो आपको न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर रही थी। तो यहाँ पे एक न्यूसेलस की भी लेयर होगी, एक न्यूसेलस की लेयर होगी। ये परसिस्टेंट रहती है, मतलब परसिस्टेंट इन द सेंस हमेशा रहती है, गायब नहीं होती। इसको हम पेरिस्पर्म कहते हैं। ये ब्लैक पेपर, बीट रूट वहां पे आपको देखने को मिलता है। बीट की अगर जो सीड्स होती हैं वहां पे आपको ये देखने को मिलता है। इसको हम कहते हैं न्यूसेलस। सो दिस इज अ परसिस्टेंट न्यूसेलस। परसिस्टेंट मतलब जो रह गई, अभी तक है, फ्रॉम द एम्ब्रियो सैक टू द सीड कोट, टू द सीड ऑफ द प्लांट, यहाँ पे वो अभी भी है। उसको हमने क्या कहा? न्यूसेलस कहा। ठीक है। अब सीड या फ्रूट की सिग्निफिकेंस क्या होती है? सीड क्यों इंपॉर्टेंट है, फ्रूट क्यों इंपॉर्टेंट है? जो फ्रूट होता है वो नरिशमेंट देगा किसी सीड को। जो सीड है, फ्रूट्स बेसिकली हमारे लिए नरिशमेंट के लिए नहीं होते, उन सीड को नरिश करने के लिए होते हैं। तो उनको प्रोटेक्ट करेगा इमेच्योर कंडीशंस के अंदर, अनफेवरेबल कंडीशंस के अंदर। और जो सीड है वो क्या करेगा? वो आगे जाके नया फ्रूट बनाएगा, नए फ्लावर बनाएगा। इससे एक प्लांट की स्पीशीज चलती रहेगी और अलग अलग जगह पे डिस्ट्रीब्यूट होती रहेगी और ज्यादा इवॉल्व करती रहेगी। ठीक है। कभी कभी क्या होता है, कभी कभी सीड्स जो है वो डॉर्मेंसी में चले जाते हैं, मतलब वो जर्मिनेट ही नहीं करेंगे, वो मरे नहीं है बट वो जर्मिनेट नहीं करेंगे। तो एक मेटाबॉलिक अरेस्ट में चले जाते हैं जहां वो कुछ नहीं कर रहे होते। ठीक है। वो एक मेटाबॉलिक अरेस्ट में चले जाते हैं जहां वो कुछ नहीं कर रहे हैं। ठीक है। तो वो एक डॉर्मेंट स्टेज में चले गए हैं, तो यहाँ वो कुछ कर नहीं रहे हैं बट वो सर्वाइव करने की कोशिश कर रहे हैं थ्रू द एडवर्स कंडीशंस। ओके। तो यहाँ पे जो मैच्योर वाइबल सीड्स है, जो वाइबल है मतलब लिविंग है, ऐसा नहीं है वो मर गए हैं, वो वाइबल है, वो लिविंग है, मैच्योर है, बट वो डोमिनेट नहीं कर रहे। तो जब तक डोर्मेंसी का पीरियड चलता है तब तक वो डोमिनेट नहीं करते। जैसे ही फेवरेबल कंडीशंस आती है दे विल स्टार्ट डोमिनेट। तो वो पहले अपने आसपास का एनवायरनमेंट देखते हैं, पानी कम है, ऐसा कोई भी रीजन है, टेम्परेचर सही नहीं है, पानी कम है, तो दे विल नॉट ग्रो। ओके। नेक्स्ट वी हैव एपोमिक्सिस। नाउ एपोमिक्सिस इज आल्सो, इसको हम कहते हैं एक टाइप का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। ये सेक्सुअल नहीं है, एसेक्सुअल है। क्योंकि इसमें क्या होता है, फर्टिलाइजेशन के बिना, मियोसिस के बिना यहाँ पे प्लांट बन जाता है। ठीक है। तो अगर किसी प्लांट सीधा गेमिटोफाइट से बन रहा है, तो गेमिटोफाइट से अगर एम्ब्रियो बन गया, फर्टिलाइजेशन नहीं हुई, बस बन गया, उसको हम कहते हैं एपोगेमी। स्पोरोफाइट से अगर आपका जो गेमिटोफाइट है वो किसी स्पोरोफाइट से बन गया, तो उसको हम कहते हैं एपोस्पोरी। तो एपोस्पोरी, जिसको अब यहाँ नाम लिखा होगा ना वो बन रहा है, ऐसे याद रखना। जैसे एपोगेमी, यहाँ गेमी लिखा है मतलब गेमिटोफाइट बन रहा है, जो गेमिटोफाइट जो है वो एम्ब्रियो बनाएगा। तो एपोस्पोरी लिखा है, एपोस्पोरी मतलब जो स्पोरोफाइट है वो बन रहा है गेमिटोफाइट से। ठीक है। यहाँ पे गेमिटोफिटिक भी हो सकता है, स्पोरोफिटिक भी हो सकता है। नाउ देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एपोमिक्सिस। तो फर्स्ट एपोमिक्सिस इज रिकरेंट एपोमिक्स। यहाँ पे क्या होता है, जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है ये ढंग से मियोसिस नहीं कर पाई, ये ढंग से मियोसिस नहीं कर पाती है और उससे एक ऐसा एम्ब्रियो सैक बन जाता है जिसके पास 2n प्लॉइडी है। तो मियोसिस नहीं हुई है ढंग से, तो दे हैव ऑल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स, तो 2n है वो, तो ये डबल प्लॉइडी वाली है। तो इनसे एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है। इसको रिकरेंट इसलिए कहते हैं क्योंकि ये कंटिन्यू रहता है, हर जनरेशन में ऐसे ही होगा। एक बार गलती हुई तो वो हर जनरेशन में होती रहेगी, होती रहेगी, होती रहेगी। ठीक है। देन वी हैव द नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस। यहाँ पे क्या होता है, जो एम्ब्रियो सैक है वो हैप्लॉइड है, पर वो बिना फर्टिलाइजेशन किए ही बड़ा बन गया। इसको हम कहते हैं पार्थिनोजेनेसिस। बीज के अंदर भी देखते हैं ये। यहाँ पे जो प्लांट होगा वो हैप्लॉइड प्लांट होगा, इसलिए वो स्टराइल भी होगा, इसलिए वो स्टराइल होगा। हैप्लॉइड प्लांट है तो अब उसके अंदर गैमीट नहीं बन सकते, वो स्टराइल है। दिस इज नॉन रिकरेंट, क्योंकि जो प्लांट है वो स्टराइल है तो नेक्स्ट जनरेशन आएगा ही नहीं, तो इसको हम नॉन रिकरेंट कहते हैं। देन वी हैव एडवेंटिव एम्ब्रियोनी। एडवेंटिव एम्ब्रियोनी में जो एम्ब्रियो है वो डायरेक्टली न्यूसेलस से बन जाएगा। तो ये आजू बाजू के जो, अगर हमने ये जो ऐसे लेयर्स पढ़े थे, हमने क्या पढ़ा था, हमने ऐसे बहुत सारे लेयर्स पढ़े थे, राइट। ऐसे एक आउटर, इनर, देन न्यूसेलस, देन उसके अंदर आपका एम्ब्रियो सैक। तो इन लेयर्स के अंदर से अगर एम्ब्रियो निकल जाए, लेयर्स में से एम्ब्रियो डेवलप हो जाए, तो इसको हम कहते हैं एडवेंटिव एम्ब्रियोनी। एडवेंटिव क्योंकि एक्स्ट्रा एम्ब्रियो बन रहा है, तो यहां से भी एक एम्ब्रियो बनेगा, जो एग सेल है वहां से भी एक एम्ब्रियो बनेगा, बाहर से यहां से भी बनेगा, यहां से भी बन जाएगा।
तो बहुत सारे एम्ब्रियोज बन जाएंगे। दिस कंडीशन ऑल्सो लीड्स टू पॉली एम्ब्रियोनी, जहां पे बहुत सारे एम्ब्रियोज बन जाते हैं। ये सिट्रस फ्रूट के अंदर होते हैं, जो खट्टे सिट्रस होते हैं, मैंगो, ऑरेंज, लेमन, वहां पे होते हैं। ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल्स है, जस्ट गो थ्रू द एग्जाम्पल्स वंस। ओके, जस्ट गो थ्रू द एग्जाम्पल्स वन। Then we have parthenocarpy and polyembryony, last concept of today. ठीक है, पार्थिनोकार्पी क्या होती है? पार्थिनोकार्पी में जो फ्रूट है वो डेवलप हो रहा है विदाउट फर्टिलाइजेशन। ठीक है, फ्रूट बन गया बट फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, फ्रूट बन गया बट फर्टिलाइजेशन, सीडलेस फ्रूट बनते हैं, ओव्यूल रहेगा ही नहीं, ओव्यूल नहीं रहेगा, सीडलेस फ्रूट बनते हैं। अनफर्टिलाइज्ड ओवरी, जब ओवरी फर्टिलाइज ही नहीं हुई तो ओवरी के अंदर ओव्यूल कहां से आएगा? तो अनफर्टिलाइज्ड ओवरी से बनते हैं, सीडलेस होते हैं, जैसे कि पाइनएप्पल, पपाया, बनाना। अब आप बोलोगे मैम पपाया के अंदर तो बहुत सीड होते हैं, बट बना सकते हो आप। वी कैन मेक सीडलेस वाटरमेलन, सीडलेस पपाया, सीडलेस बनाना, सीडलेस पाइनएप्पल, सब बनते हैं, सीडलेस ग्रेप, सब 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 बन सकते हैं। तो ये एक ऐसा प्रोसीजर है जो इसको आप क्या कहते हैं, आर्टिफिशियली भी अचीव करते हो, जिससे सीडलेस फ्रूट्स बनते हैं। यहाँ पे फर्टिलाइजेशन नहीं होती। तो अगर क्वेश्चन आए कभी जनरल नॉलेज में कि सीडलेस फ्रूट कैसे बनते हैं, तो कैसे बनते हैं? when the fruit will develop without fertilization, then we have seedless fruit. very important concept. किसने इस चीज को डिस्कवर किया था? नॉल नाम के साइंटिस्ट ने 1902 में डिस्कवर किया था। देन यू हैव पॉलीएम्ब्रियोनी। पॉलीएम्ब्रियोनी में क्या होता है? एक सीड के अंदर, अभी देखा हमने, एक ही सीड के अंदर मोर देन वन एम्ब्रियो बन जाता है। ये कब कब हो सकता है? जब क्लीवेज ढंग से नहीं हुआ, मतलब डिविजन, सेल ढंग से डिवाइड नहीं हुआ, तो आपका दो दो एम्ब्रियो बन गए, ठीक है, अच्छे से डिवाइड नहीं हुआ। या तो फिर एडवेंटिव, जो हमने पढ़ा था, अभी हमने पढ़ा था एडवेंटिव एपोमिक्सिस, उसमें क्या हुआ था? न्यूसेलस से एम्ब्रियो बन रहा है, तभी भी पॉलीएम्ब्रियोनी हो सकती है। दो कंडीशन में हो सकती है, या फिर ढंग से आपका क्लीवेज नहीं हुआ, या एडवेंटिव एम्ब्रियोनी हो रही है, न्यूसेलर या अलग अलग लेयर से एम्ब्रियो डेवलप हो जा रहे हैं, तो मल्टीपल सीडलिंग्स आ जाएंगी एक ही सीड से। अगेन सिट्रस प्लांट में होता है ये, मैंगो, लेमन, ऑरेंज, इन प्लांट्स में होता है पॉलीएम्ब्रियोनी। ओके, तो वी हैव कंप्लीटेड द चैप्टर। चैप्टर के अंदर इतना ही था हमारे। दिस वाज द चैप्टर रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर प्लांट्स। लोअर प्लांट्स का तो हमने कुछ ज्यादा पढ़ा नहीं, सिर्फ कुछ कुछ हमने प्लांट्स का देखा, कुछ कुछ यूकैरियोट्स का देखा, यीस्ट का देखा। स्पाइरोगायरा एक प्लांट है, यीस्ट प्लांट नहीं है, फंगाई है, ठीक है। कोनिडिया का देखा। देन वी मूव्ड ऑन टू स्टडीइंग द पार्ट्स ऑफ द प्लांट, जहां पे हमने शुरू किया एकदम बेसिक से, जहां पे हमने फूल के पार्ट्स देखे, एंड्रोशियम, गाइनोशियम क्या होता है, कार्पल क्या होता है, कोरोला क्या होता है, ये सब हमने देखा। फिर हमने एक एक करके एंड्रोशियम पढ़ा, फिर हमने माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पढ़ा, हमने माइक्रोगेमिटोजेनेसिस पढ़ा, पोलन ग्रेन कैसे बना। फिर हमने गाइनोशियम पढ़ा, गाइनोशियम के अंदर हमने मेगास्पोरोजेनेसिस, मेगा गेमिटोजेनेसिस। फिर हमने पॉलिनेशन के बारे में देखा कि पॉलिनेशन कैसे कैसे टाइप्स के होते हैं, एबायोटिक, बायोटिक होते हैं। फिर हमने आउटब्रीडिंग डिवाइसेस देखे। फिर हमने अडेप्टेशन देखे कि प्लांट अपने आप को कैसे अडेप्ट करता है। अगर वो विंड से पॉलिनेट होना चाहता है, बर्ड से पॉलिनेट हो जाता है, बैट से होना चाहता है, बीज से होना चाहता है, तो वो कैसे डेवलप करेगा, प्लांट के अंदर क्या क्या अडेप्टेशन होंगी। फिर हमने आउटब्रीडिंग डिवाइसेस देखे, जहां पे सेल्फ पॉलिनेशन को वो चूज नहीं करे तो वो अपने आप में क्या क्या चेंजेस करे। आउटब्रीडिंग डिवाइसेस देखे, जहां पे क्रॉस पॉलिनेशन एनकरेज करते हैं। देन वी सॉ अबाउट डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन के अंदर हमने सिंगैमी पढ़ी, हमने ट्रिपल फ्यूजन पढ़ा। एंड देन वी मूव्ड ऑन टू स्टडी अबाउट पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, जहां पे हमने सीड के बारे में पढ़ा, सीड कोट के बारे में पढ़ा, हमने एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर देखा, मोनोकॉट एम्ब्रियो, and then we studied about some small concepts like apomixis, like parthenocarpy, like polyembryon. इससे हमारा जो प्यारा सा चैप्टर है वो फिनिश होता है। बहुत अच्छा चैप्टर था, बहुत प्यारा चैप्टर था। एंड आई विल मेक श्योर कि आई कंटिन्यू दिस सीरीज एंड आपको और भी नए चैप्टर्स आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर जो हमारी सीरीज का होगा दैट विल बी रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर एनिमल्स। तो हम जो ऑर्डर आपके बुक में है हम उसी ऑर्डर के हिसाब से आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो अगेन अगर आपको बैच के रिलेटेड कोई भी इंक्वायरी करनी है तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं जो आपको दिख रहा है। एंड आई विल मीट यू again with a next one shot of the next chapter, that is reproduction in lower and higher animals.
बीच बीच में हम कुछ कुछ चीजें डालते रहेंगे. मेक श्योर दैट यू आर सब्सक्राइब्ड टू द चैनल. Like this video if you liked the lecture. Please comment down something nice. Please comment down if you have any doubts lecture से related. ठीक है, कुछ भी feedback देना है, do comment down below. And we will meet again in the next one shot. Okay? या अगर आपको जल्दी मुलाकात करनी है, you can join the batch and you can just meet me daily. ठीक है, चलो, bye bye, take care. चैनल सब्सक्राइब कर देना. टेक केयर. गुड नाइट. नॉट गुड नाइट. Good night for me, not good night for you. Bye bye. Take care.